वो सुजाता आंटी ने मेरा नाम इसलिए लिया कि मैंने थोड़ा हैवी टॉपिक रख दिया था, तो उन्होंने पूछा भैया से बोलना, मैंने कहा सबके सामने नहीं बोलूँगा। वो ऐसा था, वो पापा से कुछ बात हो रही थी, तो व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह देख के पापा ने बोला ये मुसलमान ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो मैंने कहा एक बात बताओ, तो मैंने कहा कि एक बात बताओ, अगर मैं, और वो उन्होंने कुरान तक चले गए थे कि उसमें भी यही सब लिखा है, तो मैंने बोला एक बात बताओ, अगर मैं घर पे कुरान ला के पढ़ने लग जाऊँ तो मुझे घर से निकाल दोगे? तो कुछ सेकंड बाद सोच के बोले करना ही पड़ेगा मजबूरी में। अच्छा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है वैसे, क्यों? और कोई मुद्दा इसमें? तो इसको करने के लिए कुछ है ही नहीं, लड़ तो लो कम से कम। मतलब ये बात हुई थी, इसको मैं खुद में आर्टिकुलेट करने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने अपने ग्रुप में रखा था कि इसको मैं सोचता हूँ कैसे किया जाए, तो मेरे पास कुछ खास आंसर आए नहीं थे इसके। बताता हूँ, अभी बताता हूँ, इसको करते हैं। और कोई मुद्दा? ठीक है, इसको पूरा करके हम फिर सेशन आगे बढ़ा लेना। बढ़िया, एकदम सिंपल प्रश्न है। देखिए, मैं अब आपसे पूछूंगा, आज उत्तर नहीं दूंगा। पिताजी जब ये स्टेटमेंट कह रहे हैं, क्या स्टेटमेंट कह रहे हैं, दोहराइए। बोलना भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा था ऐसे ही होते हैं, इनको बचपन से यही सिखाया जाता है, यही हर जगह यही चलता है, ऐसा कुछ कहा था उन्होंने। ठीक है ना? ये स्टेटमेंट कहते समय पिताजी की फीलिंग क्या है? बच्चे के लिए कंसर्न की, सुनता नहीं, चलिए, केयरिंग हो सकता है, इनसिक्योरिटी हो सकता है, और क्या है? एनॉयड हो सकता, विरोध का भाव हो सकता। ऐसा आपने गेस किया ना? सबसे ठीक आदमी ये है बताने के लिए। बताइए इसमें से कौन सा भाव ठीक है? वो इनसिक्योरिटी, मिसट्रस्ट, वही सब। इनसिक्योरिटी है, ठीक। फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी है, ठीक। ये पकड़ में आए, ठीक। नीड क्या है उनकी? नीड क्या है? बच्चे की सुरक्षा हो सकता, बच्चे की समझदारी हो सकती, ठीक है। और बताइए, गेस करिए, गेस करिए। लिटरल थिंकिंग की किताब पढ़ानी पड़ेगी आप लोगों को, गेस नहीं कर रहे हैं आप लोग। हाँ, हेल्थ, बच्चे का किस दृष्टि से हेल्थ लग रहा है? नहीं, ये मुद्दा मोबाइल का नहीं है। ये मुद्दा तो ये है कि कुछ वो पढ़ रहा है, कुछ मैसेज देख रहा है किसी दूसरे धर्म से रिलेटेड। नहीं ऐसा हुआ, ठीक। पापा जनरली ऐसे बोल रहे थे, तो मैंने फिर टोका था, ऐसा हुआ था। ठीक है ना? पापा किसी कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे थे, तब आपने टोका था। इसको अभी फिर से लूँगा मैं, ठीक है। तो अब बताइए कि उनका नीड क्या है? बच्चे की समझदारी नीड हो सकती है, ठीक। बच्चे की सिक्योरिटी नीड हो सकती है, हाँ, एग्जैक्टली। अब अगर ये नीड कहेंगे ना, एकदम ठीक है। एक एक स्टेप चलिए तो समझ में आएगा। समुदाय विशेष मान लीजिए, हिंदू धर्म की सुरक्षा का भाव, ये नीड है। ये नीड जैसे ही आए ना, और ऐसा दिखे कि ये नीड यूनिवर्सल नहीं है, हिंदू धर्म की सुरक्षा का भाव एक यूनिवर्सल नीड तो नहीं है, इसका मतलब उसके पीछे जाइए, कोई और नीड है, ठीक है। ये जो है परवर्टेड नीड है, बदला हुआ नीड है, बिगड़ा हुआ नीड है। नीड तो फंडामेंटली मानवीयता की सुरक्षा है, ठीक है। नीड उनका यही है। और ये बात उनसे भी पूछ सकते हैं आप, अगर विद्या के बैकग्राउंड से मैं कह रहा हूँ कि सामने वाला ठीक हो जाए तो आप क्या चाहेंगे? समस्या सामने वाले से के गलत होने के कारण वो ऐसा सोच रहे, सामने वाला ठीक हो जाए तो क्या सोचेंगे? उनका भी हित सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? मुंह से उत्तर हाँ ही निकलेगा। तो हमको जो नीड बीच में दिखाई देता है ना कुछ, उसके पीछे जाना पड़ता है, ठीक। और मैं तो देखिए ट्रायल के लिए मुद्दे उठा रहा हूँ,
हमारे हिसाब से बात तो होनी चाहिए आज नहीं तो कल, ठीक। और मैं पहले बता दूं, मैं कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, मैं तो एक प्रोसेस इमर्ज कर रहा हूँ जिसमें हम सब पार्टिसिपेट करके सॉल्यूशन निकाल सके, ठीक है। तो ये तो इनिशिएशन है उस पार्टिसिपेशन प्रोसेस का, रिजल्ट नहीं है, ठीक। तो अब आपकी तरफ से रिस्पांस क्या होगा, बोलिए। अगर पिताजी को रिस्पांस देना हो, हम ही को दीजिए, छोड़िए पिताजी को, मैंने कहा है, हमको रिस्पांस दीजिए। आपसे तो कल से देख के डर लगने लगा। नहीं, ये तो मैं कर सकता हूँ एनवीसी का प्रैक्टिस, लेकिन अभी तो पिछला मुद्दा हो रहा है कि मैं उस जगह पे खड़ा होकर ये बात बोल दिया सब, ठीक। अब आपको आर्टिकुलेट करके वो नीड और फीलिंग बोलना है हमको, बोलिए। प्रैक्टिस तो आपकी तब होगी ना, जो आपने कह दिया, आपने तो कुछ और जवाब दे दिया उनको, उसकी जगह आपको उनकी फीलिंग और नीड बोलनी थी, बोलिए। आप फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं लग रहा है, नहीं बोलना ना, आप फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हैं और आपकी नीड है कि एक सामाजिक सुरक्षा बनी रहे, सिक्योरिटी की आपकी नीड है, ऐसा ठीक है? बिल्कुल। और एक सलाह और दे देता हूँ, बड़े लोगों को कहना हो तो फ्रस्ट्रेटेड के बदले कंसर्न्ड कहना ज़्यादा ठीक है, नहीं तो ईगो को चोट लग जाती है। क्यों जी? तो अब जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना शार्पनेस आएगा और समझ में आएगा कि स्लिप कहाँ होता है। वही सामाजिक सुरक्षा की नीड उन्होंने उठाया, ठीक है, तो वो भी ठीक है, ये जवाब दिया। अब आप बताइए कि आप ये जवाब देते तो पिताजी क्या कहते? ये जवाब देते तब आप अपने अनुमान से कहिए क्या कहते? नहीं, वो तो यही तो बात है कि अब एनवीसी जब तक नहीं आता है तब तक तो बोल ही नहीं पाते। ये बोल दिया, अब बोलिए पिताजी क्या कहते? पिताजी यही पे बैठे हैं भैया, वही बोले। नहीं, इनके पिताजी मेरे नहीं। हम खड़े हैं, हमको बोलिए। अब हमने दे दिया ये जवाब, अब आप क्या कहते? समझ नहीं आ रहा। मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ, 2 बार जवाब अगर दे देंगे ना, अगले को समझ में नहीं आता है क्या बोले। अब यही बोलने आता है हमको, कचरे में से निकाल के एक कचरा मारने आता है। ठीक से आर्टिकुलेट करके बात कह दीजिए ना, बोलने के लिए जवाब नहीं मिलता है जी। कचरे में से कचरा निकालना आसान है, मसाला मिल जाता है उसमें से कुछ, हम उस पर ठोक देते हैं, ठीक, फिर वो चलता रहता है। आप आर्टिकुलेट करके स्टेटमेंट बोलेंगे ना, बोलना मुश्किल हो जाएगा। और आप बोलेंगे अभी हम फिर से फीलिंग और नीड आर्टिकुलेट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे हम। हमारा तो एक ही काम खड़े होके करना है, आपकी फीलिंग और नीड आर्टिकुलेट करना। 2 से 3 राउंड करके देखिए ना, स्ट्रेटजी पे मत कूदिएगा, सॉल्यूशन ढूंढने मत जाइए, उस पर बाद में जाएंगे। पहले फीलिंग और नीड तो सेट हो जाए कि नीड हम लोगों ने एक दूसरे की पहचान ली, ठीक है, तब तो स्ट्रेटजी का बात करेंगे। स्ट्रेटजी निकालना शुरू करेंगे, देश दो, हिस्सा बांट दो, फांसी चढ़ा दो, ऐसा कर दो, ये स्ट्रेटजी बाद में देखेंगे जी। पहले नीड तो सेट हो जाए हमारा कॉमन। कोई और मुद्दे पे करना हो तो कर लो, हम अभी बता देंगे। झगड़ना हो जिस पे, उस पे झगड़ लो, हम तो अभी तैयार हैं स्ट्रेटजी बताने के लिए। हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही लग रहा है। हाँ, चल सकते हो अगर नहीं मन है तो। अभी इनके नीड का तो मुद्दा ही नहीं आएगा, अभी तो पापा का नीड आर्टिकुलेट हो गया ना अगर एक बार, तो ये अपने उलझने तो गए नहीं थे, उलझने पापा आए थे। अब हमने नीड पहचान लिया, पापा का नीड है सामाजिक सुरक्षा का, ठीक।
अब बात यह है कि सामाजिक सुरक्षा को इंश्योर करने के लिए अपने को स्ट्रेटजी सोचना चाहिए कि स्नेह के भाव को बनाए रखते हुए क्या स्ट्रेटजी होगा। समाधान सोचने का मतलब यह है कि स्नेह के भाव को बनाए रखते हुए सामाजिक सुरक्षा इनको भी चाहिए उनको भी चाहिए। बेसिक नीड क्या था? सुरक्षा का। ये सुरक्षा इनको भी चाहिए, ये सुरक्षा इनको भी चाहिए। ये दोनों की सुरक्षा बनी रहे, उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, ये अपने लिए भी सोचने का मुद्दा बनता है। और नहीं समझ में आए तो अगले से पूछिए कि भाई ये दोनों नीड कैसे पूरा हो सकता है, ये बताइए। और विद्या के इतने बैकग्राउंड के साथ, तो अगर विद्या के लोग हों इतने बैकग्राउंड के साथ, अब ये तो अगला कह नहीं सकता है कि वो तो नालायक है, कभी सुधर नहीं सकता, क्योंकि फिर बेसिक समझाना पड़ेगा। मानव सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, हमारा सुख चाहता है। फिक्स ये बात करना पड़ता है। देखिए, किसी भी झगड़े को आप हल करना चाहते हैं, हम आपको मीडिएशन के और प्रिंसिपल्स बता दे रहे हैं एक के बाद एक। किसी भी झगड़े को आप हल करना चाहते हैं, बेसिक चीज़ ये है कि आप दोनों की नीड को पहचान करके उसको इंश्योर कर रहे हैं कि नहीं। और नीड आपको अगर कोई ऐसी पहचान में आए जो यूनिवर्सल नहीं है, पीछे जाके नीड देखिए, उसके पीछे जाके नीड देखिए, एक समय में एक यूनिवर्सल नीड पकड़ में आने लगेगी। तो दोनों पार्टी की नीड अगर पूरी नहीं होगी तो उभय तृप्ति कैसे होगी, ये बताइए हमको। आपकी नीड पूरी नहीं होगी तो आपकी शिकायत रहेगी, मेरी नीड नहीं पूरी होगी तो मेरी शिकायत रहेगी। तृप्ति, म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन, उभय तृप्ति तो तभी हो सकता है ना जब आपकी भी नीड पूरी हो, हमारी भी नीड पूरी हो। और ये जो टेढ़े मेरे नीड दिखाई देते हैं ना, कोई कह सकता है पड़ोसी मर जाए यही नीड है हमारा, ठीक है, हाँ वही। उसको पलट के देखेंगे ना तो पड़ोसी मर जाए ये नीड नहीं है, उसके पीछे जाके देखिए कि क्या हुआ है। तो पड़ोसी ने कभी कुछ बिगाड़ दिया होगा, ठीक। तो व्यवस्था की नीड है, व्यवस्था की नीड है। पड़ोसी में किसको रुचि है जी? रुचि आदमी को अपने नीड से है। वो पूरा नहीं होता है तो उसकी शिकायत होती है, और जिसको वो पूरा नहीं होने के कारण के रूप में पहचानता है उससे शिकायत करता है। तो भैया इसमें फीलिंग और नीड दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है पहचानना, या नीड पहचान? फीलिंग पहले पहचानना चाहिए, क्योंकि आदमी कुछ बोल रहा है तो उसका कोई स्टेट ऑफ बीइंग है ना। तो यू फील और आई फील, मैं ऐसा महसूस करता हूँ, आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद नीड आता है, आवश्यकता आती है। दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट हैं जी। पहले और क्रम है उसका, पहले फीलिंग पहचानने का फिर नीड पहचानने का। उल्टा क्रम नहीं है कि पहले नीड पहचानेंगे फिर फीलिंग पहचानेंगे। मैं चीख रहा हूँ आपके सामने तो आपको पहले फीलिंग दिखाई देगा कि नीड दिखाई देगा? सबको रिक्वेस्ट होगी जो भी बोले आपको रिकॉर्डिंग सुनेगी तब पता चलेगा आपने क्या कहना। प्यार से माइक पकड़ लेंगे। अगर देखिए ये टॉपिक है इसमें इंग्लिश की लैंग्वेज में कैसे बोलते? कई तरह से बोल सकते हैं, कई तरह से बोल सकते हैं। देखिए, हम लोग इस रिकॉर्डिंग को बाद में भी प्रयोग करना चाहते हैं सुनने के लिए। उसके लिए ये आवश्यकता, उसके लिए ये अनिवार्यता है कि माइक में बोली हुई चीज़ ही रिकॉर्ड होती है। क्या आप माइक का प्रयोग बोलने के पहले करना चाहेंगे? लड़िए ना, जवाब दीजिए ना, करके देखिए तो सही। आपको आता नहीं है इस पे लड़ना, ये सीखने के लिए भी कुछ महीना लगेगा कि इसमें कैसे लड़ें। हम सच बता रहे हैं आपको। वो क्या है, आप एक पिच पर खेलने के अभ्यस्त हो गए हैं, हार्ड कोर्ट पर, और जैसे ही सॉफ्ट कोर्ट आता है ना, ख़त्म हो जाता सारा गेम। वो कठोर पिच पर हम मारने के अभ्यस्त हो गए हैं, और जैसे ही सॉफ्ट कोर्ट आता है ना, समझ में नहीं आता है क्या करें। हक्का बक्का होना जानते हैं वैसा स्थिति हो जाता है 2 से 3 राउंड के बाद। करके देखिए ना।
सॉरी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं बोल रहा था कि अगर वो फीलिंग और नीड हम लोग गेस करने का ट्राई करें ना, और गलत गेस हो गया, हाँ गलत गेस हो गया, कुछ नहीं होगा। अगला चिल्ला के कहेगा ये नहीं, ये चाहते हैं हम। और क्या कहेगा? आप बताओ ना, क्या करेगा वो? तो वो इजी है के लिए एक राउंड तो आप गेस करते ही हो ना। धीरे धीरे हम इतने शार्प हो जाते हैं कि हमारा गेस ही ठीक हो जाता है, तो क्यों एक बार और चिल्लाएं उसको? एक बार और वो चिल्लाए बेचारा, उसकी ज़रूरत क्या है? हम तो उसके पहले ही गेस ठीक मार देते हैं। ये वेट एंड वॉच का वेटिंग पीरियड बहुत कम हो सकता है अगर हम फीलिंग और नीड आर्टिकुलेट करके बता दें अगले को। ठीक, उसके बाद सॉल्यूशन नहीं भी समझ में आता हो ना, एक सवाल पूछ के छोड़ दीजिए कि मेरा ये नीड है, आपका ये नीड है, ये दोनों एक साथ कैसे पूरा हो सकते हैं? आज भी भारत में कोई पति या पत्नी ऐसा नहीं है जो कहे कि तुम्हारा नीड जाए बाहर में, हमारा तो पूरा होना है। गुस्से में कोई बोल भी दे ना, वो आशय नहीं होता है किसी का। गुस्से में अगर कोई बोल भी दे ना, वो आशय नहीं है। मैं तो एक्सट्रीम बता रहा हूँ आपको, ठीक, कि एक्सट्रीम में भी कोई बोल दे ना, आशय नहीं होता है। मैं तो जब बताता हूँ तो कोई किसी का केस नहीं बता रहा हूँ, मैं तो उस केस को लेके पूरा रेंज बता दे रहा हूँ आपको कि एक्सट्रीम भी हो, आशय वो नहीं है। अगला अगर कहता है ना चलो निकल जाओ कमरे से अभी, उसका आशय ये नहीं है कि निकल जाओ, उसका आशय ये है कि हमसे प्रेम से बात करो। आप झल्ला के कहते हैं किसी को और कहता है कमरे से बाहर निकलो, ये आशय नहीं होता है कि कमरे से बाहर निकलो। ये नीड नहीं है उसका, नीड है कि हमसे स्नेह से बात करो। क्योंकि अगर उतना ही आशय होता तो निकल जाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती कि नहीं? अगर यही नीड होता कि कमरे से बाहर निकल जाओ तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है आपके निकलने से। सॉल्व नहीं होती है, बल्कि काफ़ी चांस है कि आप अगर निकलना शुरू कर देना तो खींच के पहले झगड़ा शुरू करेंगे बाद में निकलना, पहले रुको। हमसे प्रेम से बात करो, अभी ना करो, चाहे थोड़ी देर बात करो, पर प्रेम से बात करो। एग्जैक्टली, छोटी-मोटी बात है। वो आशय सुनना शुरू करेंगे ना धीरे धीरे नीड को, तो नीड सुनाई देगा। अभी हम फालतू की चीज़ों में उलझ जाते हैं। वो कहती है बाहर निकलो, हम कहते हैं अच्छा जाओ, नहीं आएंगे, बुलाने आना तब देखेंगे। अभी क्या हो गया? हम फालतू की चीज़ों में उलझ गए। ठीक है, हमको सीधा ये सुनाई देना चाहिए कि उसका नीड है स्नेह के साथ शेयरिंग का। ठीक है, वो बोलने का ढंग है उसका, निकलो बाहर। अब दोनों वाक्य का कोई बहुत अंतर संबंध सीधा तो नहीं दिखता है, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो एकदम क्लियरली दिखेगा कि ये निकलो बाहर का मतलब है कि वो रिक्वेस्ट कर रही है कि हमारे साथ थोड़ा स्नेह से बात कर सकते हैं क्या। वो ऐसा बोलना नहीं जानता हो, कोई बात नहीं, हम सुनना सीख सकते हैं कि नहीं, ये मुद्दा है कि अगले ने वैसा बोलना नहीं सीखा है, कोई बात नहीं, हम सुनना सीख सकते हैं कि नहीं। एनवीसी का पहला इम्पॉर्टेंट भाग सुनना है। सुनना, हम व्यर्थ की चीज़ों को सुन लेते हैं, इसलिए उसका जवाब देने में उलझ जाते हैं। जी दीदी। तो भैया मेरे पापा का एक बात है कि उनको ना अभी कोई एक पॉलिटिकल फिगर के लिए बहुत विरोध है। यहाँ 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 पे मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं ठीक स्टेटमेंट की ठीक, जिस हाँ पे बताइए हाँ, बताइए। मेरे साथ विरोध नहीं आता है उसमें। हाँ हाँ मैं ये देख रही हूँ कि उनकी ना उसमें व्यवस्था की नीड है। ठीक है, वो चाहते हैं कि देश में व्यवस्था बनी रहे। वो अभी आपने बताया तो मुझे वो समझ में आया और वो मुझे भी लगता है वो सही है। लेकिन अभी मैं ये देख रही हूँ पापा को कि वो विरोध की वजह से ना वो बहुत पीड़ा में रहते हैं खुद। तो अभी मैं वो बात उनको कैसे कन्वे कर पाऊँ? मैं ये मतलब हमारे बीच में उसके लिए कोई विरोध या ऐसा कुछ होता है? समझ गया, एकदम सिंपल है। पापा एक बात करने की इच्छा थी आपसे, एक बात करना चाहती हूँ आपसे, ठीक है, और समय होना चाहिए आगे पीछे। पिताजी ऑफिस जा रहे हो तब बात शुरू करने का मतलब नहीं होता है ठीक है, एकदम सिंपल, आप उनका फीलिंग और नीड आर्टिकुलेट कर दीजिए। ठीक,
ठीक है, नीड आप खुद ही कह रहे हैं, व्यवस्था की नीड है, देश में व्यवस्था की नीड है। ठीक, फीलिंग आप खुद ही कह रहे हैं, पीड़ा शब्द आपने दिया, बट एनवीसी की लिस्ट से निकाल के एक शब्द दीजिए, कौन सा शब्द आप देना चाहेंगे उसको? मानस में होना चाहिए अब। हाँ, फ्रस्ट्रेटेड, चलिए फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है। ठीक, हेल्पलेस भी हो सकता है। ठीक, अब इसमें एकदम सिंपल, उनसे अगर नहीं समझ में आए ना तो फ्रस्ट्रेटेड कहिए, हेल्पलेस कहिए, वर्ड देख लीजिए वैसा जो अपने से बड़े को कहा जा सकता हो। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आए तो कंसर्न्ड, सेफ वर्ड हैं 2-4, जो नहीं समझ में आए तो वो मार दीजिए। ठीक है, अगले का स्टेट बहुत नहीं समझ में आ रहा है, अनकंफर्टेबल तो एकदम फिट बैठ जाता है ना जी, एक बड़ा सेट होता है, वो वर्ड एकदम बैठ जाता है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे? ठीक, तो कंसर्न्ड है, अनकंफर्टेबल है, क्योंकि व्यवस्था की नीड है, वहाँ ही बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे और हैं? ठीक, एकदम सिंपल सवाल उनसे पूछना चाहिए कि भाई इस व्यवस्था की नीड को पूरा करने का डिज़ाइन क्या है हमारे पास। आपके पास नहीं पूछिएगा, हमारे पास चोट ना लगे इसलिए, इतना ही है, नहीं तो पूछना तो आपके पास चाहिए आशय तो हमारा पूछने का है आपके पास, लेकिन उसकी भाषा बड़ों के लिए ज़्यादा सटीक है हमारे पास। इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए स्ट्रेटजी या उपाय क्या है हम लोगों के पास? ठीक, चर्चा शुरू होगी कुछ। ठीक, अब शांति से चर्चा हो सकती है कि उनकी स्ट्रेटजी क्या है, चल क्या रहा है, हमारी स्ट्रेटजी क्या है, और इन सब के क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं। चर्चा हो सकती है कम से कम, उसके साथ उपाय निकाला जा सकता है। निश्चित रूप से आप देश की समस्या का हल ढूंढना चाहते हैं, एक दिन में तो नहीं निकलेगा, पर एक डिस्कशन फोरम तो स्टार्ट होना चाहिए जहां आज नहीं तो कल निकल सके। और वो निकालने का कॉन्फिडेंस तब बनता है जब हम अपने घर की समस्या का हल निकाल लेते हैं, परिवार की समस्या का हल निकाल लेते हैं, जिस समुदाय से, संप्रदाय से हम जुड़े हुए हैं उसकी समस्या का हल निकाल लेते हैं। तब हमको लगता है कि इससे बड़े लेवल का काम भी हम कर सकते हैं। घर का ही नहीं हल हो रहा हो, परिवार का ही हल नहीं हो रहा हो, तो फिर बाकी बात करना तो व्यर्थ है जी। मतलब पापा का नॉर्मली कैसे बना रहता है कि उनको विरोध आता है ना तो वो हम सबसे डिस्कस करते हैं कि ये गलत किया, ये गलत हुआ, ऐसे। तो वो मेरा इश्यू ये है कि वो इतने विरोध में बने रहते हैं, तो मुझे लगता है कि उसके लिए मैं कुछ नहीं कर पा रही। और बता रहा हूँ ना, रोक लेता हूँ बीच में ही, मैं मतलब इंटरवीन कर रहा हूँ ये मान के कि पहुँच गया। एकदम सिंपल बात पूछनी चाहिए, यू फील फ्रस्ट्रेटेड, अगेन जो सेम लाइन आपने कहा, यू फील होपलेस, यू फील स्ट्रेस्ड, यू फील कंसर्न्ड, जो भी आप कहिए कि आप कंसर्न महसूस कर रहे, ठीक है, आप अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे क्योंकि देश में व्यवस्था की ज़रूरत आप चाहते हैं। हाउ कैन आई हेल्प यू आउट, हमसे क्या अपेक्षा है, ये पूछ लेना चाहिए। आपको सुना रहे हैं, पूछ लीजिए कि हमसे क्या अपेक्षा है उसमें। भैया इसमें मुझे लगता है अभी जो एनवीसी में बात हुई उसमें ज़्यादातर झगड़े या मुसीबतों को लेके हुई, तो थोड़ा अच्छे से कोई हैप्पी भी फीलिंग होगी, उसके ऊपर भी थोड़ी चर्चा करिए। ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी फीलिंग पर हम चर्चा सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अच्छा हो रहा है तब तो सब बढ़िया ही है, खुश रहिए। टूल तो हम तब ला रहे हैं ना जब रोग हो। हालांकि अच्छे को भी कैसे और अच्छे ढंग से कहा जाए इसका उपाय है। ये जो हम अच्छा भी कहते हैं ना, अप्रिशिएट भी करते हैं, उसको कैसे बेहतर ढंग से अप्रिशिएट करें उसका भी उपाय है। मैं थोड़े बता ही देता हूँ जब पूछे हैं तो, बट वो अभी अपना मेन मुद्दा इसलिए नहीं है क्योंकि उसको लेके समस्या तो हो नहीं रही है कुछ, ठीक है, तो उस पर क्यों वो करें। बट अप्रिसिएशन करने का एक सिंपल तरीका होता है कि भाई अप्रिशिएट करने में भी कहते हैं, वो हम 2 इंसिडेंट्स आपको सुनाएंगे। एक मतलब हमारी बिटिया है जो मतलब शिविर करीब 12-14 साल की रही होगी किसी संस्थान में, बहुत खुश हुई 3-4 दिन शिविर करके। बेटा शिविर कैसा लगा? बहुत अच्छा। ठीक, बेटा क्या चीज़ अच्छी लगी?
ठीक। फिर 2-4 बार घेर के पूछा, अच्छा बेटा कोई एक चीज़ तो अच्छा लगा होगा, बताओ तो। भेलपुरी। हमारे एक पुराने साथी जीवन विद्या के, वो एक बार आए एक सम्मेलन में। उन्होंने कहा देखो श्याम, जीवन विद्या के हर सम्मेलन में बातें तो एक ही होती है, ये खाना है जो सब जगह बढ़िया और अलग अलग मिलता है। तो एप्रिसिएट भी जो कर रहे हैं जीवन विद्या सम्मेलन को, किस बात के लिए कर रहे हैं जी? शिविर को एप्रिसिएट कर रहे हैं तो किस बात के लिए कर रहे हैं? हम तक क्या पहुंचेगा? आप कहोगे शिविर बहुत अच्छा लगा, क्या चीज़ अच्छी लगी? इसको क्लियर कट बता पाना एप्रिसिएशन का ढंग है। एप्रिसिएशन का ढंग ये है, ठीक ठीक। एप्रिसिएशन का ढंग है, खाना बहुत अच्छा बना था, ये जनरल एप्रिसिएशन है, ठीक। उसका स्पेसिफिक आर्टिकुलेशन जितना करेंगे ना, उतना कुछ कम्युनिकेशन हो पाता है। जितना जनरल स्टेटमेंट कहते रहते हैं ना, लेबलिंग लगा करके, कुछ नहीं पहुंचता है जी। और वो आर्टिकुलेशन ठीक से करेंगे ना, तो आपको भी सचमुच पता चलेगा कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या आपने पकड़ा। अगर आप कहोगे शिविर अच्छा लगा, उसका कोई मतलब नहीं है मेरे लिए तो, ठीक है। कौन सी चीज़ ऐसी हुई जिससे आपके जीवन में कुछ बदलाव आया, ये आप बताएंगे तो हमको समझ में आएगा क्यों अच्छा लगा। हम लोगों को भी चाहते हैं लोग जीवन विद्या शिविर करें, उसको 20 मिनट बताइए, बड़ी अच्छी बात है, ये महिमा है, ये प्रभाव है, ये सब बता के आप उसको बहुत दूर से घेर के कन्विंस कर रहे हैं, ठीक है। राष्ट्रपति भी इसके बारे में बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी तक बात गई हुई है। ये सब हम क्या कर रहे हैं आप देखिएगा ना, तो एनवीसी के लैंग्वेज में बकवास है। बताना क्या होता है? बताना ये होता है कि इसको करने से मुझे ये बेनिफिट हुआ, या इसको करने से तुम्हारी इस समस्या का ये समाधान हो सकता है। ये कहेंगे तो अगले तक कुछ कम्युनिकेट होगा। ये नहीं बता के आप बहुत कुछ जो बताते रहते साइड से ना, उसमें पहुंचता कुछ नहीं है। तो एकदम सिंपल लाइन से गिनाया जा सकता है कि भाई मेरा भोजन में जो है, संवेदना में जो हम खा लेते थे थाली भर के, अब हमको ध्यान आता है कि हम इतना खा सकते। बोलने के पहले जो मुझे होश नहीं रहता था, अभी होश आने से मेरा ये चीज़ ठीक होगी। ऐसा गिनती करते चले जाइए एक के बाद एक। अपने देखने के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा कि सचमुच आप में क्या बदलाव हुआ। वो अगर बताते हैं तो वो फीडबैक है, ठीक है। चाहे एप्रिसिएट करिए, चाहे क्रिटिसाइज़ करिए, ठीक है। नहीं तो अच्छा लगा का भी कोई मतलब नहीं है, खराब लगा का भी कोई मतलब नहीं। और वो अपने लिए भी करेंगे ना, तो पॉइंट बहुत साफ होगा अपने अंदर, वरना वो वेग थॉट चलता रहता है अंदर, जो खुद ही क्लियर नहीं होता है। कल फीडबैक में ट्राई करके देखिएगा, पता चलेगा। दोनों अच्छा हो चाहे अच्छा नहीं लगा हो, दोनों को स्टेटमेंट बताइए, ऐसा लगा, ये चीज़ ऐसी लगी। सॉरी, तो भैया फिर तो हम जो बताएंगे तो रोग की दवा के बारे में बताएंगे, ऐसा नहीं लगेगा? एनवीसी नहीं, जीवन विद्या के बारे में हम किसी को बताते हैं, उनके पॉइंट आपको ये फायदा होगा या आपको ये फायदा होगा। नहीं, अब आप उसको फ़ायदा के टर्म में अगर उस तरह से देख रहे हैं, तो कोई भी आदमी किसी चीज़ के लिए क्यों आता है? ये सुख के लिए जो कह रहे हैं वो फ़ायदा नहीं है? ये जो सुख के लिए बुला रहे हैं आपको, वो फ़ायदा नहीं है क्या? अगर आप फ़ायदा को इस टर्म में देख रहे हैं तो मैं वो नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। बट अल्टीमेटली आप बुला ही किस लिए रहे हैं, ये बताइए हमको। आप किस लिए बुला रहे हैं, आप ही बताइए। बुला तो इसीलिए रहे, मेरे को जीवन में जो परिमार्जन मिला, खास करके शिक्षा में, तो राष्ट्रपति का रेफरेंस मैं भी देता हूँ कई बार कि आपको टीचर्स पे रस है। वही कह रहा हूँ, देखिए राष्ट्रपति का बोलना महत्वपूर्ण नहीं है, ये समझिए। शिक्षक का बदलना महत्वपूर्ण है, ठीक है। वो हमारे यहाँ एक थे, अभी भी हैं, उन्होंने एक शिविर में कहा कि ये तो तुम लोगों का यही बात है, ठीक है,
किसी का नाम लेके कहा, वो जैसे होता ना राजा भोज गंगू तेली, बड़ा अच्छा सा कोई एक नाम कहा, मैं भूल रहा हूँ, बट उसका उदाहरण अगर मैं ऐसे कहूँ तो वो कहते कि तुम्हारे शहर में कालू राम को समझ में आ गया जीवन विद्या, तुम कहते हो बड़ा क्रांति हो गया, हमारे गांव के कलुआ को समझ में आ गया तो उसका कोई मतलब नहीं है तुम्हारे लिए। ये डिजाइन ऐसा हो जाता है हमारा। कई बार ऐसा होता है। ठीक है। तो और मैं देखिए, मैं अपने को ध्यान में रख करके ये सारी बातों को चर्चा की दृष्टि से ओपन कर रहा हूँ कि हम अपनी दृष्टि में बदलाव करने का काम तो कर सकें कम से कम। तो किसी को भी हम कराना चाहते जीवन विद्या, क्यों कराना चाहते? इसीलिए ना कि जीवन में सुख समृद्धि बढ़ जाएगी। तो ये सुख समृद्धि कैसे मेरे जीवन की बढ़ गई और कैसे तुम्हारे जीवन की बढ़ जाएगी, ये उपाय है। मेरे जीवन की सुख समृद्धि कैसे बढ़ी और आपकी कैसे बढ़ सकती है, ये बताने से आएगा अगला। यही तो बताना चाह रहे हैं ना हम। अभी ये पर फोकस नहीं करके अगर महिमा पर फोकस कर रहे हैं, वो भी एक ढंग है बताने का, बट वो बहुत छोटा हिस्सा है, वो मेन हिस्सा नहीं है। बोलने का ट्राई कर रही हूँ कैसे। तो मैं जब सामने वाले से बात करूँगी तो मैं बोलूँगी कि मेरी लाइफ में मैं जो प्रश्नों से मैं उलझ रही थी, तो मुझे बहुत जीवन विद्या में आके मुझे बहुत सारे प्रश्नों के आंसर मुझे मिले हैं। तो आप भी जीवन में कहीं एक सेकंड के लिए यहीं पर रोकूंगा। ये जो जनरल स्टेटमेंट है, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिले, इसको स्पेसिफाई करना चाहिए। मेरा बिटिया के साथ जीना बेहतर हो गया, ये भी मैं अभी वो बोल रहा हूँ, इसको और शार्प किया जा सकता है। ठीक है, मेरी बिटिया के साथ आपस की शेयरिंग बढ़ गई। ठीक है, संवाद बढ़ गया जो पहले नहीं हो पाता था। ठीक है, या ABCXYG। ठीक है, हस्बैंड के साथ जो पहले बहस होती थी उसकी जगह अब स्नेहपूर्ण ढंग से हम बात कर पाते हैं। आप कहिए ना, ये देखिए अगले को छूता है कि नहीं। ठीक है, वो एकदम दुखती रग पे उंगली रखने जैसा है। अगर आप शार्पली अपने में बदलाव कर पाए हैं अगर, और उसको ठीक से आर्टिकुलेट करके रख देते हैं। कौन आदमी अपना घर नहीं ठीक करना चाहता है, परिवार ठीक नहीं करना चाहता, संस्था ठीक नहीं करना चाहता? प्रश्न ये है कि हम उसको कर पा रहे हैं कि नहीं, और करके उसको ठीक से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं। हाँ सॉरी। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि पहले मैं बहुत गुस्से में रहती थी, तो जीवन विद्या करने के बाद मुझे ऐसे ऐसे टूल मिले, तो मैं गुस्से, अभी मेरे को बहुत कम गुस्सा आता है। बिल्कुल, ऐसे भी कह सकते हैं, गुस्सा कम आता है। पॉजिटिव में कहें तो शांति बढ़ गई है। ये जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना लैंग्वेज ठीक होगा। सुन के नहीं होगा, बोल के होगा। आप सोचेंगे सुन के सीख लिए ना, आप अभी अगला लाइन बोलेंगे तो आप वही बोलेंगे, शांति नहीं याद आएगा, आप कहेंगे गुस्सा कम हो। भैया पर इसमें आचरण में भी होना चाहिए ना, वरना फिर एक बार चेप दिए फिर तो आचरण में नहीं है तो बात क्यों करने जा रहे हैं जी? फिर बात क्यों करने जा रहे हैं? झूठ बोलने जा रहे हैं क्या? फिर अगर वो कहना हो ना, अगर आचरण में नहीं हो और फिर ही कहना हो, तो इतना ही कहना चाहिए कि विचार में ये हमको ठीक लग रहा है। ठीक, आचरण नहीं हो पा रहा है तो हमको ये कहना चाहिए मेरे विचार में हमको अभी ये चीज़ संभावना के रूप में ठीक लग रही। क्योंकि इसमें ऐसा होता है कभी कभी 1-2 महीने एकदम कंप्लीट चलता है, शिविर का प्रभाव है या जो कुछ भी है, फिर जो लाइन आता है तब बिगड़ता है उसके लिए, है ना। तो बताना चाहिए ऐसे कि पहले महीने में 6 बार बिगड़ जाता था, अभी 3 महीने में 1 बार बिगड़ता है। ये भी उपलब्धि है। हाँ, और क्या, दवाई असर कर रही है कह रहे हैं। देखिए, जो घटना है उसका यथावत ऑब्जर्वेशन बताना सबसे सरल उपाय, सबसे सरल उपाय। और देखिए, जितनी समीक्षाएं कर रहा हूँ सब मैं अपनी ही कर रहा हूँ। ठीक है, किसी दूसरे की नहीं कर रहा हूँ। हमारे राष्ट्रपति जी ने जब बोला था तो 2006 में बोला था। ठीक है, तब वो काम को भागीदारी में मैं खुद भी इन्वॉल्व ही था उस पूरे प्रोग्राम में। तो मैं समीक्षाएं अपनी कर रहा हूँ, किसी दूसरे की नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं उसी संस्थान में पला बढ़ा हूँ। जी, 2006 वाला जो है वो IIIT हैदराबाद में जो काम कर रहे थे उसका है।
मेरे को 3 बात क्लियर करने की। अभी जो ये हम 2 जगह पे फंस जाते हैं। जब एप्रिसिएशन करना है, हमारे घर में कोई मेहमान आए हैं और एप्रिसिएशन करना है कि आज अंगूर रबड़ी बहुत अच्छी बनाई है आपने, लेकिन हमको पता नहीं रहता, वो तो बाहर से लाए हैं। उनको एप्रिसिएट करके कहना चाहिए कि ये रबड़ी जिस दुकान से लाए हैं वो बड़ी अच्छा सिलेक्शन है आपका। नहीं, वो मेरे को पता नहीं, मेरे को ऐसा है कि आपने बनाया, इसलिए उसको थोड़ा आपने वही देखिए, झूठ बोलने का तो बात कर नहीं रहे, आपको वो अच्छी लगी रबड़ी, आपने बता दिया, बात खत्म हो गई। दुकान से आई हो कि कहीं से आई हो, उससे आपको क्या है, आप तो रबड़ी अप्रिसिएट कर रहे हैं ना। तो लोगों के सामने जो बताया मैंने, तो बाहर से आई तो आपने एप्रिसिएशन किया, हर रोज मैं बनाती हूँ उसका तो कोई एप्रिसिएशन आया नहीं। हाँ, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। इससे क्या पता चलता है? इससे एकदम सिंपल पता चलता है कि उसको शिकायत नहीं है आपके दूसरों को एप्रिशिएट करने से। अभी हमको ऐसा सुनाई देता है कि मैं दूसरों को एप्रिशिएट कर रहा हूँ तो उसकी शिकायत कर रही। बेसिकली वो अपने एप्रिसिएशन की नीड को बता रही है, ठीक, उसका एक्नॉलेजमेंट चाहिए। तो हमारे लिए प्रैक्टिस क्या बनता है, हम समय निकाल करके सप्ताह में 2 दिन 3 दिन जो चीज़ ठीक लगता है, वो झूठ ना बोलें पर कोई चीज़ तो अच्छा बनाती होगी ना, उसको एप्रिसिएट कर सके। नहीं, हमारा जब एप्रिसिएशन करने का टाइम होता है वही कोइंसिडेंटली वही होता है। तो उसका तरीका बताता हूँ। धीरे धीरे आप जो है ना थोड़ा अपना भूख बढ़ाइए ताकि जो चीज़ है उसमें स्वाद आना शुरू हो जाए। अभी आपको स्वाद कम आ रहा है चीज़ों में, भूख बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी। दिन में अगर 3 बार खाते होंगे 2 बार खाइए, 2 खा रहे हैं तो 1 बार खाइए। एकदम खाना चावल दाल भी स्वादिष्ट लगने लगेगा, फिर आप कहेंगे बड़ा अच्छा बनाई हो आज चावल दाल, क्या बात है। अभी तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, वो एक्चुअली इनिशिएशन तो हो गया है। और दूसरा मेरा ये था कि अपना ये जब नीड फीलिंग सेटल करके बाद में स्ट्रेटेजी पर जब आते हैं तो स्ट्रेटेजी के टाइम पे भी सिचुएशन बिगड़ने का चांस रहता है, वहाँ पे कैसे होश रखेंगे? स्ट्रेटजी में अगर हम फिक्स करके बताते हैं कि ये करना है, यहाँ से नहीं शुरू करते, ये कर सकते हैं क्या, पहले तो पूछना चाहिए। जिससे भी बिगड़ने का चांस हो उससे पूछना चाहिए ताकि उसको लगे कि उसकी बुद्धि खाली हो गई है, अब काम नहीं कर रहा दिमाग। पूछना चाहिए एकदम सिंपल, जिसके पास इतना भरा है ना उसको पूछना चाहिए कि भाई ये दोनों नीड कैसे पूरा हो सकता है। ठीक, वो जब बता के रुक जाए ना या नहीं पता चल रहा हो तब अपने को बताने की ज़रूरत पड़ती है कि ये कर सकते क्या। वो कठिनाई बताएगी कुछ, आप वापस उसका नीड आर्टिकुलेट करिए कि वो पूरा नहीं हो रहा है, तो अपना नीड और इसका नीड कैसे पूरा हो सकता है री आर्टिकुलेट करिए। कल मैं वहाँ किसी उदाहरण में कह रहा था कि भाई हमारी सोने की नीड है, आपकी म्यूजिक सुनने की नीड है। एकदम र्यूड उदाहरण ले रहा हूँ मैं, पीछे भी नहीं जा रहा हूँ, म्यूजिक सुनने के पीछे मनोरंजन की नीड है आपकी, ठीक। मेरा सोने के पीछे रेस्ट का नीड है, बॉडी का स्वास्थ्य का नीड है, ठीक। अब यहाँ बैठ के आप जोर से म्यूजिक सुन रहे हैं, हम सोना चाह रहे हैं, हम दोनों को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक। हम लड़ करके बहुत सारा झगड़ा कर सकते, लेकिन अगर सेटल करेंगे इसको तो मेरा स्वास्थ्य का नीड और आपका मनोरंजन का नीड, ये दोनों पूरा होने के स्ट्रेटजी पर सोचने की बात है, ठीक। 10 स्ट्रेटजी सोची जा सकती है, आप ईयरफोन लगा सकते, ठीक। स्ट्रेटजी ये हो सकती कि ईयरफोन लगा सकते हैं। इसको भी स्ट्रेटजी को हम एक प्रपोजल के फॉर्म में रख रहे हैं, न कि डिसीजन के फॉर्म में। ये अंतर समझ में आना चाहिए। प्रपोजल के फॉर्म में चीज़ों को रखने का मतलब है कि ये डिस्कशन के लिए एक आइडिया है, फाइनल कंक्लूजन नहीं है। अगर फाइनल कंक्लूजन ही आपने दे दिया तो डिस्कशन क्या करेंगे। सारे डिस्कशन में झगड़ा इसलिए होता है कि हम दोनों लोग कंक्लूजन लेके बैठे होते हैं। हम अपने कंक्लूजन को जस्टिफाई कर रहे होते हैं, आप अपने कंक्लूजन को जस्टिफाई कर रहे होते हैं, सुबह से रात तक सॉल्यूशन नहीं निकलता। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम एक प्रपोजल दे रहे हैं, स्ट्रेटजी के रूप में एक प्रपोजल दे रहे हैं कि ऐसा कर सकते क्या, ठीक है। अगला उसमें जैसे ही कोई प्रॉब्लम बताता है हम उसके हिसाब से नीड फिर से आइडेंटिफाई करते हैं।
तो भाई मान लीजिए हमने प्रपोजल दिया कि ईयरफोन लगा सकते क्या, अगर अनुकूल है तो लगा सकते, ठीक। और मुझे तो ये सुन के याद आ रहा है हमारे और हमारे रूममेट का उस दिन बात, तो ये यहाँ के संदर्भ में हो रही थी किसी ग्रुप के साथ ना, पहले उसको पूरा कर देता हूँ फिर आऊँगा रूममेट की चर्चा पर। तो ये जगह पे देखिएगा तो उन्होंने कहा कि मेरे कान में दर्द है, हम ईयरफोन नहीं लगा सकते, ठीक। तो भाई स्ट्रेटजी नहीं काम करी, ठीक है, स्ट्रेटजी नहीं काम करी, ठीक। तो बगल वाला कमरा खाली है, ठीक, उसमें जा सकते क्या, वो कह सकता कि आप ही चले जाओ, यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम जा सकते हैं तो हमको चले जाना चाहिए, ठीक है, मेरी भी नीड पूरी हो जाएगी, उनकी भी नीड पूरी हो जाएगी। मान लीजिए अगला सवाल और आ गया कि बगल वाले कमरे में मच्छर है, ठीक, मच्छरदानी लगा सकते क्या, गर्मी है, एसी नहीं है, ठीक। ये एक एक स्टेप सॉल्यूशन ढूंढने की तरफ बढ़ेंगे तो रास्ता निकलेगा। आपसे अभी आप बोल रहे हैं तो मेरे को आइडिया आया कि जब हमारा होश रहता है ना तो सेटल हो जाता है प्रपोजल उसका या हमारा, लेकिन जब होश नहीं रहता ना तभी जो उसने प्रपोजल दिया ना तो हम ऐसा ही सोचते हैं कि मैंने बोला हो आप कर दो, आप बोले दूसरे रूम में हो जाए, मैं क्यों चला जाऊँ। होश नहीं रहता तभी ऐसा हो जाता है, जब होश रहता है तब हम चले भी जाते हैं। तो ऐसा भी मेरा ऐसा भी प्रयोग हमारा हुआ है, लेकिन अभी आपसे बात करते वही होश बढ़ाएंगे तो हो ही जाएगा। हमारे रूममेट के साथ किसी समय यही सेटल हुआ, रूम में हमारे जो है वो मतलब लॉन्ग एगो मतलब म्यूजिक चलता रहता, अब हमको डिस्टरबेंस है हमारे लिए, सॉल्यूशन क्या है, ईयरफोन लगा लो, ठीक। तो अगले ने कहा भाई ईयरफोन 2 मीटर का आता है, ठीक, वो बैठ करके सुनना पड़ेगा, म्यूजिक बजा देने का सुविधा ये है कि हम कमरे में कहीं भी घूम के सुन सकते हैं। आप जब म्यूजिक वो कर रहे हैं तो आप कमरे में कहीं भी बैठे हुए सुन सकते हैं, लेट सकते हैं, कुछ भी कर सकते, ठीक। सिंपल सलाह दिया हमने, ठीक है, कि भाई बिना वायर वाला जो है ईयरफोन ले लो, ठीक है। उस ज़माने में नहीं आता था इतना आसानी से, बड़ी मुश्किल से मिलता था, आज तो बहुत कॉमन हो गया है, ठीक, पर आने शुरू हो गए थे उस समय, तो बिना वायर वाला ईयरफोन ले लिए। अब इस पर इतना ही डिस्कशन आप कर सकते हो कि पैसा कौन देगा, तुम दोगे कि हम देंगे, इतना ही तो कर सकते हो। हमारे पास है एक्सेस तो हम दे देंगे। अगर हमको अपना नीड समझ में आ रहा है कि हमको शांति से सोना है तो हम दे देंगे। इतनी मित्रता अगले की है कि नहीं वो तो अगला सोचे, हमारी है ये मुद्दा है। तो आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा मित्रता, तो आप जिद पर हो कि भाई हम तो म्यूजिक चलाएंगे, ठीक है। आपको मित्रता नहीं दिखती तो आप जिद पर हो कि हम कंप्यूटर म्यूजिक चलाएंगे। हमको दिखाई देता है तो हम यहाँ से सोचना शुरू करेंगे ना भाई ये नीड कैसे पूरा। मेरी नीड है आराम से पढ़ने की, आपकी नीड है जोर से म्यूजिक सुनने की। मैं देखता हूँ कि ये दोनों कैसे पूरा हो सकता है। ज़रूर, अगर हमको पढ़ना नहीं हो तो, और आप जो म्यूजिक सुन रहे हैं उसमें हमको इंटरेस्ट हो तो। आएंगे ही जी। देखिए ये जितने, एक बात समझ लीजिए, जितने घाव हैं वो आज नहीं तो कल खोल के साफ करने ही पड़ते हैं। या तो खुद कर लें या परस्परता में करें, करना तो पड़ता ही है जी। घाव कहाँ जाएगा। और मज़े की बात है, आप जैसे जैसे एक एक सेटल करते जाओगे ना, दूसरा उभरता जाएगा। वो ऐसे ही है। बहुत सारे रोग हो तो क्या होता है, जो सबसे तेज है, तीव्र है, पहले उसका इलाज होता है, फिर दूसरा पता चलता है, फिर तीसरा पता चलता है, ऐसा चलता रहता है जी। मैं तो देखता हूँ जब भी रोग दिखाई देता ना, मैं तो खुश होता हूँ। मैं बीमारी पता चली तब इलाज करके ठीक कर लेंगे। जब तक पता नहीं चलता है तब तक तो बना रहेगा, कुछ कर ही नहीं सकते हम। मैं तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कुछ हमारी कमी दिखती तो मैं बहुत खुश होता हूँ कि एक समस्या देखी, अब इसको ठीक कर देंगे। और क्या। देखिए गोल अपना फिक्स होना चाहिए, ठीक है। जो अनुभव बोध पूर्णता कहते हैं ना, उसका मतलब परफेक्शन का गोल है जी। तो कमी दिख रही है तो उसको धीरे से ठीक करेंगे जी।
उसमें रोने की क्या ज़रूरत है? पर ये सब अवसर तब लगता है जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। जब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना, तब तक लगता है ये बड़ा पत्थर सामने आ गया, अब क्या करें। बराबरी का गेम होना चाहिए ना, कम से कम समस्या और समाधान बराबर होने लगता है ना, तब लगता है चल देखते हैं। जब तक समाधान पे थोड़ा काम नहीं किए हैं तब तक समस्या भारी पड़ जाती है, कॉन्फिडेंस खो जाते हैं। और सर तीसरा सिचुएशन ऐसा होता है कि हम जब हमारा ये बताने जाता है कि हमको ये बेनिफिट हुआ है जीवन विद्या को समझाने जाता है फैमिली में, तो उस टाइम हम बताते हैं तो कहते हैं मेरा जो ये आचरण हो, तो ये तो होता है मेरे सामने, तू ये टिक नहीं सकता तो तू चेंज करेगा ही ना। तो हम बोलते हैं कि हमारे अंदर चेंज हुआ है, मेरे विचारों में जो अंतर विरोध, मैं जो परेशान होता रहता था, मैं जो अंदर से वो रहता था वो कम हो गया, वो हो गया। लेकिन वो बाद में वो तो आपकी उम्र के हिसाब से होता ही। वेट अ मिनट, जब अगला कहे ना कि तुम बदल गए इसलिए क्योंकि मेरे सामने तुम टिकते नहीं थे, तो कहिए वो तो जीवन विद्या के पहले टिक लेते थे कि नहीं, ये बताना। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, आर्टिकुलेशन धीरे धीरे हमको करने की ज़रूरत है, आर्टिकुलेशन करने की ज़रूरत है। एप्रोप्रिएट आर्टिकुलेशन चाहिए। उसी से पूछ लीजिए कि जीवन विद्या के पहले भी हम ऐसे बात कर पाते थे क्या? लेट हिम रिस्पॉन्ड ना। तो एक ऐसा भी आता है कि आप उम्र होने के बाद विजडम आता ही है। बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसा है ना कि उम्र होने के बाद विजडम आता है, तो दो चीज़ें हैं, या तो छोड़ दें, कुछ नहीं कहें, ठीक है? हाँ, एक माइक दे दो इधर। या तो छोड़ दें, हम कुछ नहीं कहें, ठीक? उम्र बढ़ने के बाद ही आना है तो भाई वेट कर लें, इसमें दिक्कत क्या है, ठीक? या अगर फिर भी रिस्पॉन्ड करना ही हो तो पूछना चाहिए कितने साल में मान लिया जाए कि विजडम आ जाएगा तुमको? लाइन तो खींचे। तो हम समझाने लगते हैं ना, हमारे से बड़े जो है उसमें तूने देखा चेंज कोई? हम इतने साल से वैसा है, मेरे में चेंज आया तो उम्र के हिसाब से हम समझाने शुरू हो जाए। वही होता क्या है, देखिए जैसे आप समझा रहे हैं ना, ठीक है, वो ऐसा हो जाता है कि आपने एक पोजीशन ले लिया है, आप उसको बता रहे हैं, अब अगला उस पर सवाल पूछेगा। पूछे जाएगा, आपको घेर के सब तरफ से कटघरे में खड़ा कर देगा। ठीक है, सॉरी। हाँ, बहुत अच्छा। अभ्यास का कोई और मुद्दा तो नहीं है ना? एक मिनट माइक देना, अभी आते हैं आपके प्रश्न पर, हम आ रहे हैं, 1 मिनट दीजिएगा हमको। मुझे बात तो थोड़ी थोड़ी पकड़ आ रही है, पर जैसे जैसे जीवन में जीने जाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अभी तो सुन रहे हैं, जब खुद पे आएगा तो उसका कोई लाइन से सीरीज है क्या एनवीसी का, कि कहाँ से कहाँ तक? एकदम सिंपल तरीका है, कुछ तो उसकी बुक निकाल के पढ़िए, कुछ रिकॉर्डिंग वापस सुनिएगा, जो सिद्धांत हम बता दे गए और जिसका महत्व अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, जब बीच पानी में फंसेंगे तब समझ में आएगा कि इस सिद्धांत का क्या मतलब था। तीसरा, एक छोटा ग्रुप बनाइए 3, 4, 5 लोगों का, ऑफलाइन मिलिए, ऑनलाइन मिलिए, वीकली उसको डिस्कस करिए, तो धीरे धीरे गति बनेगी। बुक तो मार्सन रोजलबर्ग की अवेलेबल है, उसका प्रैक्टिस बुक भी अवेलेबल है। एनवीसी एकेडमी पर जाइएगा तो उसके कुछ फ्री सेशंस भी अवेलेबल हैं, कर सकते हैं। माइक प्लीज़, कोई और बात तो नहीं? तो प्रश्न ये है कि माइक ऑफ है क्या? नहीं है। अच्छा, हाँ। तो प्रश्न ये है कि साक्षात्कार में एग्जैक्टली होता क्या है, और वो मतलब हम जब अभ्यास कर रहे हैं तो हमको कैसे पता चलेगा कि साक्षात्कार हुआ कि नहीं हुआ? मतलब शब्द के रूप में, परिभाषा से वो समझ नहीं आता है, तो एग्जैक्ट होता क्या है? ठीक है, आ गया आपका प्रश्न, आ
आ गया। बता रहे ना मोबाइल वाली बात, तो हमारे कल रूम में ऐसा ही हुआ। तो एक के हाथ में मोबाइल था और आवाज़ फुल थी, तो मैं ये पास में ही थी जिसकी आपकी थी ना, तो मैं कि कैसे बोलूँ, गुस्सा करके बोलूँ क्या करूँ। तो 5 लोग थे, इसमें 3 तो पलंग में साथ साथ बिल्कुल अडर कट टू कट सोए थे। तो मैं कि चलो इसका अभ्यास करते हैं। मैं जो सुबह वेले उठना है, सबको क्रम बाय नहाना है, तो प्लीज़ बंद करो, तो आवाज़ बंद करो, भले आपको देखना है तो देखो। तो फट से बंद हो गया मोबाइल। और शाम को रात को सब काम निपटा के गई, तभी बाथरूम में लॉक। मैं ये कौन घुस गया, तो यही थी। तभी ये तो 15-20 मिनट निकलेगी नहीं, और मैं यहाँ से पसीने पसीना होके गई थी। मैं कि चलो अब लास्ट में तो मेरा नंबर आएगा, पर ये गई नंबर का तो गुंजाइश ही नहीं होती है। तो मैं कि अब क्या करूँ, तो मैं नीचे वाला बाथरूम है ना वो इन लोगों का, इनमें भी चली गई। फिर मैं क्या ये जगह अच्छी है, तो सुबह से अब परेशान नहीं होना, यहीं जाना है। तो सॉल्यूशन मैंने निकाल दिया। स्ट्रेटजी सोचेंगे तो इतना सिंपल है, ठीक है। बगल वाले रूम में चले जाइए, कुछ और कर लीजिए, ठीक है। नई स्ट्रेटजी सोचेंगे तो लात मारते रहिए उसको और कोसते रहिए 15 मिनट बैठ के, फिर वो बाहर निकल के आपको गाली देने वाला है। ये जो साक्षात्कार, बोध, अनुभव भी पूछे थे, हाँ है ना क्लास में। मैं सिर्फ इतना देख रहा था कि जिनके प्रश्न का उत्तर देना है वो है कि नहीं है। तो हाँ, नहीं तो उत्तर देने का क्या फ़ायदा, फिर तो वेट करना पड़ेगा। मेरी दृष्टि में साक्षात्कार का एकदम सिंपल मतलब है, जिस वस्तु के साक्षात्कार की हम बात कर रहे हैं उस वस्तु के ऊपर मेरा ध्यान सतत बना रहता है। ये साक्षात्कार की एक पहचान है। कैसे पता चले हमको साक्षात्कार हुआ है? जिस वस्तु का भी हमको साक्षात्कार होता है उस पर हमारा ध्यान बना रहता है। इसका मतलब ये है कि वो हमारे जीने का आधार बन जाता है, हम वैसा ही जीते हैं। हो सकता है साक्षात्कार जीने के थोड़ा पहले ही हो जाता हो, लेकिन कहना तो सटीक तभी है, प्रमाण उसका तभी है जब हम जी लेते हैं। प्रिसाइजली पूछेंगे थोड़ा पहले होता होगा ऐसा लगता है जीने के, लेकिन मैं उसको नहीं कहना चाहूँगा। मैं कहूँगा तो प्रमाणपूर्वक तभी जब हम उसको जी लेते हैं। उसकी एक दूसरी पहचान होती है कि जिस वस्तु का हमको साक्षात्कार हो गया है ना, स्वप्न में भी अब वही हमारे सोचने का आधार रहता है। हम उससे अन्यथा स्वप्न में भी नहीं सोच पाते। ये जो स्वप्न चलता है ना हमारा, जैसे जीवन अमर है, अगर ये आपको साक्षात्कार हो गया हो, ठीक है, तो स्वप्न में भी ये बना रहेगा आपके लिए। बना रहेगा का मतलब आपका जो स्वप्न चलेगा वो इस बात को स्वीकार के ही चलेगा कि जीवन अमर है। एक उदाहरण मैंने लिया है, मानव सही को समझना चाहता है। ये अगर आपकी स्वीकृति बन जाए ना, स्वप्न में भी ये स्वीकृति बनी रहेगी। स्वप्न में आपको नहीं लगेगा कि मानव गलती करना चाहता है। स्वप्न में भी आपका आर्गुमेंट ऐसे ही चलेगा, नहीं यार मानव सही को ही समझना चाहता है, गलती तो ना समझी बस होती। तो जिन जिन वस्तुओं का हमको साक्षात्कार हो जाता है उसका 2 सिंपल पहचान है। जागे हुए अवस्था में वो मेरे जीने का आधार बन जाता है, सोचने का आधार बनता है, जीने का आधार बनता है। और स्वप्न में भी वो यथावत बना रहता है हमारी कल्पनाशीलता या स्वप्न के आधार के रूप में। ये बात पकड़ में आई? अनुभव क्रियाकलाप क्या है उसको अगर देखेंगे ना, तो थोड़े मैं उसको कर देता हूँ, बाकी किसी सार सत्र में या किसी पुस्तकों के सत्र में उसको देखेंगे। ये जो सर्वत्र व्याप्त व्यापक वस्तु है वो, और उसमें जो संपृक्त प्रकृति है वो, तो व्यापक को देख पाना, व्यापक में प्रकृति की संपृक्तता को देख पाना, और उस संपृक्तता को देखने के आधार पर जो वो 3 बातें कहते हैं, व्यापक की पारगाम्यता को देख पाना, व्यापक की पारगाम्यता को देखने के आधार पर प्रकृति की ऊर्जा संपन्नता को देख पाना, ठीक है। उसके साथ व्यापक में नियंत्रण उपलब्ध होने के आधार पर इकाई को नियंत्रित देख पाना, व्यवस्थित देख पाना। नियंत्रण शब्द नहीं पसंद हो तो व्यवस्थित देख पाना, ठीक। और व्यापक के पारदर्शी होने के आधार पर
इकाइयों का परस्पर अंतर संबंधित होना और परस्पर पूरकता का संबंध होना, ये सच्चाई हमको हर क्षण के लिए दिखती रहती है और वो मेरी पूरी कल्पनाशीलता का आधार बन जाती है हर अवस्था में। ये कोर है अनुभव का, कोर है। माइक आगे वाला माइक इनको दे दीजिए। ये लॉजिकली तो बिल्कुल समझ में आ गया है और लॉजिकली इसमें डाउट भी नहीं है, मगर ये बना नहीं रहता है। तो जैसे स्नेह का हम अनुभव अभ्यास कर सकते हैं, तो इसका अगर अभ्यास करना है तो यही अस्तित्व सहज वास्तविकता की व्यापक है, व्यापक में संपृक्त ये प्रकृति है, उस पर हमारा ध्यान सतत रूप में बना रहे। जिस वस्तु के साक्षात्कार को हम करना चाहते हैं उसका एक या बोध अनुभव जो भी उससे ऊपर हम करना चाहते हैं, मेरी दृष्टि में उसका एक ही तरीका है, उस वास्तविकता का जो आभास हमको होता है उस पर अपने ध्यान की निरंतरता को बना के रखना। दूसरा कोई उपाय मेरी दृष्टि में नहीं है। बट ये खुला प्रश्न है, मैं कोई अधिकार से नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो इसको अनुमान की जगह से बोल रहा हूँ कि किसी भी वास्तविकता के साक्षात्कार, बोध या अनुभव का एक ही तरीका है, उस वास्तविकता का जो ग्लिम्प्स हमको मिलता है उस ग्लिम्प्स को अपने ध्यान की वस्तु बनाना। धीरे धीरे वो वस्तु अपने संपूर्णता में हमारे सामने खुल जाती। ये ऐसे ही है कि जी आप कमरे का एक कोना देखना शुरू करते हैं, आपको कम दिखाई दे रहा हो, धीरे धीरे ध्यान को उस पर स्थिर करके रखिए, वो धीरे धीरे ज़्यादा साफ दिखने लगेगा आपको। जैसे आप इतनी देर से हमको देख रहे हैं ना, अभी आप हमारे कपड़े को ध्यान से देखना शुरू करिए। देख तो आप तब से रहे हैं ना हमको, अभी आप हमारे कपड़े को ध्यान से देखना शुरू करिए। इसकी कई सारी बारीकी आपको पहली बार दिखेगी। अभी देखिए ना, थोड़ा और ध्यान से देखिए, उसकी और बारीकी दिखेगी। देखते जाइए धीरे धीरे ये कपड़ा आपको ज़्यादा साफ दिखता है कि नहीं। वेट अ मिनट, अब इसको ट्राई करिए पहले, ऐसे नहीं बात होगी अब आगे। अभ्यास तो अभ्यास से ही चलेगा अभ्यास तो अभ्यास से चलेगा, ये अब अध्ययन से नहीं चलेगा कि एक के ऊपर एक प्रश्न पूछते चले जाएंगे। ये हो रहा है, ऐसा हो दिखता है कि नहीं दिखता है। मैं तो 2 दिन से यही कपड़ा पहन के घूम रहा हूँ आपके सामने, दूसरा दिन है। उसके बाद आप देखिए सामने, ठीक, आपको इसकी ज़्यादा बारीकियां दिखती हैं कि नहीं दिखती हैं। देखिए, ध्यान को इस पर टिका के रखिए, जितना टिकाएंगे उतना ज़्यादा साफ दिखेगा। कपड़ा तो नहीं बदल रहा है ना आपके देखने से। क्या हो रहा है, आपके ध्यान की सूक्ष्मता बढ़ रही है, एकाग्रता बढ़ रही है। ये एकाग्रता शार्पेन होती है और किसी वस्तु को समग्रता में देखने का एक ही तरीका होता है, सिर्फ और सिर्फ वही वस्तु मेरे ध्यान में होती है, अन्यथा कुछ भी नहीं होता है। और वो ध्यान अगर लंबे समय तक थोड़ा टिकने लगे, वस्तु अपने समग्रता में प्रकाशित हो जाती है। लूज भाषा में कहें तो खुद को प्रकट कर देती है, सामान्य भाषा में कहें तो वस्तु प्रकाशित हो जाती है हमारे सम्मुख। जी, तो आपने जो बातें कही वो जो दृष्टिगोचर है, जो हम देख सकते हैं, तो वो तो हो सकता है, मगर जो ज्ञान गोचर है, जो दिखाई नहीं देता है, इसके ऊपर ये थोड़ा दिक्कत वाला है। बढ़िया बात है। धीरे धीरे ये बात को देखना चाहिए कि ये जो व्यापक में संपृक्त प्रकृति है, ठीक, ये प्रकृति कैसे दिखती है जीवन को, ये देखना चाहिए करके। तो आप जो कह रहे हैं वो ठीक ही है। वस्तुतः होता ही है कि जो दृष्टि गोचर हो रहा है, ज्ञान गोचर होने का मतलब है जीवन प्रकाश में वो वस्तु हमको दिखाई देती है। स्वभाव धर्म की जब तक बात कर रहे हैं तब तक तो ठीक है। अगर रूप देखने की बात कर रहे हैं तो जीवन प्रकाश में रूप भी दिखता है वैसा ही जैसा अभी देख रहे हैं। इतना ही है कि वो देखने में आंख प्रयोग नहीं होता है, पर अनुमान मैं अपने अनुभव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अनुमान की बात कर रहा हूँ एकदम क्लियरली। और एक मिनट, एक मुद्दा और बता दूँ
ये व्यापक में संपृक्त प्रकृति को देखना चाहते हैं ना, तो उसके लिए व्यापक को देख पाना एक मुख्य मुद्दा बनता है। ठीक है, मुख्य मुद्दा बनता है। तो व्यापक वस्तु पर हमारा ध्यान टिक सके, तो जैसा ये दृष्टिगोचर में वस्तु दिखती है ना, वैसे जीवन में ये क्षमता है कि वो व्यापक को महसूस कर पाता है, और व्यापक को महसूस करने के आधार पर उसमें संपृक्त प्रकृति का दर्शन कर पाता है। प्रकृति का दर्शन है, व्यापक में अनुभव है। तो क्या है, हाँ, जैसे कि हम स्नेह के वगैरह जो दिखते हैं तो उसका थोड़ा ग्लिम्स मिलता है सामने से, तो ये अगर अनुभव का ग्लिम्स अगर हमें मिले तो कैसे पता चला कि हाँ ये बहुत अच्छा है। ये साक्षात्कार बोध जो है ना, वो आत्मबोध का प्रीरिक्विजिट है। अगर ग्लिम्स चाहते हैं ना, तो साक्षात्कार बोध के बाद आत्मबोध का ग्लिम्स मिलने का चांस बनता है। आत्मबोध होने के बाद ब्रह्मानुभूति का ग्लिम्स मिलने का चांस बनता है। हम यहाँ खड़ा होकर चाहेंगे कि अहमदाबाद का ग्लिम्स मिल जाए, नहीं होगा। क्या होगा, कमरे तक का ग्लिम्स मिल सकता है, कुछ थोड़ा बाहर का मिल सकता है। चलेंगे तभी आगे का ग्लिम्स मिलेगा। यहाँ खड़े रहते हुए आगे का ग्लिम्स नहीं मिल सकता। बहुत ग्लिम्स जो मिलता है वो जहाँ हम खड़े हैं उससे थोड़ा आगे का मिलना शुरू होता है। तो अभी जब हम 4.5 क्रिया में है, तो अभी हमको साक्षात्कार के लिए जो अभ्यास और प्रयास करना पड़ता है, तो साक्षात्कार के बाद मतलब वो ख़त्म हो उसके लिए, और उसके बाद इतना ही अभ्यास और इतना ही मतलब मेहनत लगेगी, मतलब क्या बोध और अनुभव के लिए? किसके लिए कह रहे हैं? बोध और अनुभव के लिए भी। और साक्षात्कार में कोई टाइम ड्यूरेशन होता है कि ये इतने समय में, मतलब जैसे कि मान लीजिए कि अभी हम को साक्षात्कार के लिए 50 साल लग जाए, तो साक्षात्कार कंप्लीट कब होगा, उसके बाद बोध में कितना वो कुछ? देखिए, ये गणित लगाना तो बहुत मुश्किल है, मुझे बहुत आइडिया नहीं उसका, लेकिन इतना सामान्य रूप से कहते हैं कि ये जो साक्षात्कार में प्रवेश करना है ना, वही यात्रा को सबसे कठिन बताते हैं सामान्य रूप से। उसके बाद की यात्रा रिलेटिवली स्मूथ कहते हैं कि सरल है, लेकिन अभी नहीं कह सकता हूँ मैं ज़्यादा उस पर अभ्यास की दृष्टि से मैं बता दूँ आपको, अभ्यास की दृष्टि से इन सब प्रश्नों का बहुत महत्व नहीं है। अभ्यास की दृष्टि से मुख्य मुद्दा ये है कि ये सबके साथ जो अगला स्टेप है वो हमको बहुत साफ साफ दिख रहा है कि नहीं। बाकी स्टेप का एक मोटा मोटा अनुमान होता है, उसके साथ जो अगला स्टेप हमको चलना है वो हमको एकदम साफ साफ दिख रहा है कि उसको चल लेते हैं तो अगले स्टेप का साफ साफ अनुमान बनने का संभावना बनता है। हम यहाँ खड़े हैं तो अगले कुछ कदम का साफ अनुमान बनने का संभावना है मेरा, मैं ध्यान दूंगा तो बन जाएगा। अब वो 4 कदम चलूँगा तभी अगले 4 कदम का अनुमान बनने का संभावना बनेगा, यहाँ खड़े रह के नहीं बनेगा, कितना भी कुछ कर ले। कुछ कह रहे? भैया आपने अभी अनुभव में एक बात बताई कि हम इसीलिए उत्तर नहीं देना चाह रहे थे इन प्रश्नों का, क्योंकि हमको पता है वो फिर पूरा खुलेगा तो हमको अध्ययन के बेसिक से शुरू करना पड़ेगा, वो प्रश्न रुकता नहीं है। नहीं, प्रश्न तो उठा, मगर आपने क्लियर कर दिया कि अभ्यास सत्र इसलिए हम पूछते हैं। तो भैया एक बताया कि आपने इकाई की संपृक्तता ध्यान में आती है अनुभव में। अभी 2-1 शब्द और लगे, एक आत्मबोध एक ब्रह्मानुभूति। तो आत्मबोध को मैं इस तरह समझाऊं कि जो प्रत्यावर्तन क्रिया है, जैसे मन की वृत्ति का चित बुद्धि की, तो आत्मा का जब प्रत्यावर्तन व्यापक में होता है तो वो व्यापक में संपृक्त पाता है, उसको आप आत्मबोध बोलते हैं। और दूसरा जो ब्रह्मानुभूति बोलते हैं, तो वो पूरी प्रकृति को संपृक्त पाता है, उसको आप ब्रह्मानुभूति कहते हैं। और अगर ये है तो पहले प्रकृति का ही हमको संपृक्तता ध्यान में आएगा ना, इसके बाद आत्मबोध होगा। किसी समय जब अनुभव दर्शन और अभ्यास दर्शन पर चर्चा करेंगे ना, तो वहाँ इन शब्दों का जिक्र है। ठीक है, कभी अनुभव दर्शन अभ्यास दर्शन की चर्चा का सुयोग अगर मिलेगा तो उस समय हम लोग इस पर बात करेंगे, तो ज़्यादा बारीकी से बात हो सकती है। अध्ययन सत्र में सुविधा है, कुछ भी पूछिए,
कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि देखना तो है नहीं सीधा। सूचना क्या है वो बता दूंगा, उससे जुड़ा तर्क क्या है वो बता दूंगा। ठीक, देखने की बात तो है नहीं, तो आराम से बात की जा सकती। अनुभव क्या, अनुभव मूलक बोध की क्या स्थिति होती है, उस पर भी बात कर लेंगे, हो जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा कठिन है वो। भैया वहाँ भिलवाड़ा में चिदानंद वाला भी कुछ आपने अच्छा क्रिएट किया। अभी करेंगे, ठहरिए, क्लोज करते हैं अब हम इसको। हम स्लाइड नंबर 1 पे आ जाते हैं। एकदम ओपन कर लीजिए पीपीटी 0 नंबर से। और अब हम अगले 1-1.5 घंटे तक ना, जो भी हमारा टाइम बच गया है, कुछ देर ये सेशन और अगला सेशन, प्रश्न बहुत अनिवार्य हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, कोई यहाँ का बहुत साफ मुद्दा हो जिस पर कुछ बहुत ज़रूरी लग रहा हो, पूछ लीजिए। अन्यथा अगले 1.5 घंटे के लिए अब हम उसको रोक लेते हैं, ये मान करके कि अपनी चर्चा जितनी होनी थी वो हो गई। अब जो कुछ और बातें हमको फाइनल फिनिशिंग के रूप में कहना है, मैं उसको पूरा कर देता हूँ। सॉरी, करते रहिए, आएगा अभी। अरे किसी जगह पर उसको बता भी दिए होंगे, थोड़ा धैर्य तो ढूंढो। ऐसे थोड़ी होता है कि छोड़ देंगे। अपना मानस को किसी जगह पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। किनारे पर खड़ा रह के एक पॉइंट से ज़्यादा उत्तर नहीं मिलता है। मैं बार बार सत्रों में कहता हूँ कि उत्तर सामने वाले के बोल देने से नहीं मिलता है, हमारे दिखने से मिलता है। ये अंतर समझ में आता है? मेरे बोलने से उत्तर आपको नहीं मिलता है, आपको जो सच्चाई का भास होता है उससे आपको उत्तर मिलता है। जी एग्जैक्टली। तो वो जो आपके अंदर जो वो प्रक्रिया होनी है ना भाषाभास के लिए, उससे भागना चाहेंगे और सोचेंगे कि भाषाभास हो जाए, कैसे होगा, कैसे होगा। बढ़िया, हम अब शुरू कर लेते। देखिए, जहाँ से हमने चर्चा को शुरू किया था ना, मैं इस सत्र में एक ही काम करना चाह रहा हूँ कि उसके जो खाली बिंदु हैं, कुछ जो हमको लगता है कि हमारी तरफ से कहीं रह गए हैं पूरे को कवर करने में, उसको मैं प्लेस कर देना चाह रहा हूँ। ठीक है, सवाल नहीं लेंगे, न ये सेशन न ब्रेक के बाद अगला सेशन। ये जो अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन कह रहे हैं ना, इसका तात्पर्य यह है कि पूरी चर्चा में अस्तित्व आधार है, मानव केंद्र में है। मानव के केंद्र में होने का मतलब ये है कि ये जो चिंतन हम कर रहे हैं, ये मानव की व्यवस्था में भागीदारी को ध्यान में रख के कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य समझ करके ही ठीक जी पाता है। मुद्दा अपने जीने के स्वरूप को ढूंढना है। चूँकि मैं मानव हूँ और अपने जीने के स्वरूप को ढूंढ रहा हूँ, इसलिए मानव केंद्र में है। तो केंद्र में मानव है, आधार में अस्तित्व है। आधार में अस्तित्व होने का मतलब ये है कि ये जो मानव है, ये इसी अस्तित्व का एक अविभाज्य हिस्सा है। तो अस्तित्व की वास्तविकताओं को ध्यान में रख करके मानव की व्यवस्था में भागीदारी का स्वरूप क्या है, उसको देखने का काम कर रहे हैं। ठीक है, कि अस्तित्व को आधार में रख करके, मूल में रख के, आधार में रख के और मानव को केंद्र में रख करके हम मानव की व्यवस्था में भागीदारी को देखने का काम कर रहे हैं। आधार अस्तित्व होगा तभी ये केंद्र में जो मानव है, इसका अंतर संबंध बाकी सबके साथ दिखाई देगा। अगर आइसोलेट करके मानव को देखेंगे, अलग थलग करके देखेंगे, तो उसकी व्यवस्था में भागीदारी कुछ भी दिखाई नहीं देगी। ये पूरे संवाद को देखेंगे ना, तो
आत्मीयता पूर्वक परस्पर समझने में सहयोग के अर्थ में संवाद होता है। ठीक है, आत्मीयता चाहिए संवाद के लिए। आत्मीयता नहीं हो बहुत संवाद संभव नहीं है। एक जगह संवाद में किसी जगह पर बाबा कह रहे तलवार लेके काटने के लिए बैठे हुए हो तो समझ में क्या आएगा। किसी चर्चा के संदर्भ में कह रहे हैं कि तलवार लेके काटने बैठे हो तो समझ में क्या आएगा। आत्मीयता पूर्ण आश्वस्ति के साथ जो हम एक दूसरे को सुनने का और समझने का कोशिश करते हैं ना, वहाँ से समझने समझाने की प्रक्रिया में कुछ सहयोग हो पाता है। तो आगे हम किसी को भी अप्रोच करना चाहते हैं तो कम से कम मेरी ओर से आत्मीयता हो, ये क्लियर हो, और अगले में उसकी स्वीकृति हो, फिर उसके साथ समझने में सहयोग करने का काम है। हमारी स्थिति पूछ रहे थे क्या है, वो बहुत साफ यहाँ लिख दिया हूँ। मध्यस्थ दर्शन की अवधारणात्मक स्पष्टता है। अध्ययन अभ्यास क्रम में हूँ। आत्मबोध और ब्रह्मानुभूति की अपेक्षा है, नहीं है। अब उसको बहुत प्रिसाइजली कहूँ तो मैं इतना ही कहूँगा कि साक्षात्कार बोध की जो वस्तु है उसकी हमको क्लैरिटी है, उसकी प्रक्रिया का हमको पता है। उस वस्तु की हमको क्लैरिटी है, उसकी प्रक्रिया का हमको पता है। अगर और लोगों के संदर्भ में बात करेंगे तो संसार में वर्तमान में और भूत में अनेक लोगों को अपने से श्रेष्ठ जीते हुए पाता हूँ मैं। अतः उनके प्रति कृतज्ञता, गौरव और श्रद्धा का भाव है हमारे मन में, न कि उनकी कोई समीक्षा में कर सकता हूँ, न उनका कोई आकलन कर सकता हूँ। आकलन अपने से श्रेष्ठ का होना मुश्किल होता है। पहचान तो हो जाती है, आकलन नहीं होता। तो नागराज जी कहाँ खड़े हैं, उनका आकलन मैं नहीं कर सकता हूँ। पहचान तो कर पाता हूँ कि हमसे श्रेष्ठ हैं और हमको वैसा होना है। मूल्यांकन नहीं हो सकता है। माइक। हाँ, जो आत्मबोध और ब्रह्मानुभूति की जो अपेक्षा है, इसका भी तार्किक अनुमान तो आपके पास है ही। ब्रह्मानुभूति का बहुत सटीक अनुमान नहीं है। तार्किक जो हाँ, वही एकेडमिक तो आता है जी। ठीक है, हाँ, इस बात को यहाँ स्टोर करते हैं। इसका एकेडमिक है, जो बाकी है उसका क्या कहेंगे? उसका डायरेक्ट एक्सपीरियंस। तो बस साक्षात्कार बहुत लगभग ही वही कह रहा हूँ, उसका डायरेक्ट एक्सपीरियंस। इसका एकेडमिक है, एकेडमिक है, वो तो कुछ बात ही नहीं है जी। एकेडमिक क्या, ये हो गया। मेरी कोई बात नहीं समझ में आए तो रोक लीजिएगा, बाकी स्लाइड देखने की ज़रूरत नहीं है। जितनी मैंने प्रस्तुति की है वो अस्तित्व के बारे में मेरी समझ है या तर्कसंगत अनुमान है। तर्कसंगत अनुमान का मतलब हमको तर्कसंगत ढंग से स्वीकार होता है, तर्क के रूप में हमको लगता है कि वो बात ठीक है, और जो सामान्य आभास हुआ है उससे भी हमको लगता है कि बात ठीक है। इसका आधार पूछिएगा क्या है, तो मध्यस्थ दर्शन के वांग्मय, ऑडियो वीडियो हैं, विभिन्न प्रबोधकों के शिविर हैं। आदमी कुछ भी बोलता है तो अपनी कल्पनाशीलता एक लेवल पर नियोजित करता ही है, तो वो है। जो परंपरागत साहित्य है और विज्ञान है, वो सब का भी आधुनिक विज्ञान कुछ स्तर पर हम यूज़ करते ही हैं। जैसे परमाणु की बात करते हैं तो आधुनिक विज्ञान की कुछ बातों को यूज़ वहाँ कर ही लेते हैं। ऐसे ही आप देखिएगा स्वयं में परिमार्जन की दृष्टि से कुछ मुद्दों को पुरातन साहित्य से हमको कहीं उसका वो दिखता है तो उसको यूज़ कर लेते हैं। और भाषा विज्ञान की थोड़ी समझ है कि किसी शब्द को अगर अर्थ देखने जाते हैं तो कैसे उसको निकाल सकते हैं। जैसे सिंपल शब्द हमने कहा कि भाई ताल लगा देते हैं जैसे एक शब्द में, तो मानवत्व का अर्थ अगर आपको पता हो, ठीक, तो बाकी सभी शब्दों में तो लगाने का अर्थ आपको पता चल जाता है कि क्या होता है। निश्चित रूप से हमारी कोई भी बात अगर आपको लगे कि मध्यस्थ दर्शन के वांग्मय के अनुकूल नहीं है, तो जो मध्यस्थ दर्शन वांग्मय से आपको समझ में आता हो, अनुमान बनता हो, उसको आधार बना के बढ़ा जाए। मैं प्रमाण नहीं हूँ। कृतज्ञता को देखेंगे तो अंततो गत्वा
ब्रह्मानुभूति किए हुए लोगों के लिए शब्द है ब्रह्मवेत्ता, आत्मानुभूति किए हुए लोगों के लिए शब्द है आत्मवेत्ता। उसके साथ एक और शब्द है सहजाचारी, स्वयं को जानने वाला। एक शब्द है बुद्ध, बुद्धि के स्तर तक पहुंचा हुआ। एक शब्द है चिंतक, चिंतन के स्तर पर खड़ा। तो ये जो श्रेष्ठता को देखेंगे ना, तो एक कहने का ढंग ये भी है कि ये सब श्रेष्ठ हैं। अमानवीयता इससे नीचे है, इसमें अमानवीयता की कहीं जगह नहीं है। तो इनके लिए कृतज्ञता पूर्वक, गौरव पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक स्मरण। श्रद्धेय ए नागराज जी को देखिएगा कि उनके बारे में मेरा क्या आस्था है, मेरी क्या श्रद्धा है, मेरी क्या स्वीकृति है, मेरा क्या मानना है। तो सत्य में अनुभूत दिव्य मानव के रूप में मेरी स्वीकृति है। ये स्वीकृति क्यों बनी मेरी उनकी, अगर आप पूछिएगा तो उनकी प्रस्तुति से मुझ में अस्तित्व का जो तर्क संगत अनुमान बना है, तथा अपने निरीक्षण परीक्षण की सीमा में जितना मैं उसको जांच करके देख पाया हूँ, उसके सही होने के आधार पर मेरी स्वीकृति है। जो उन्होंने कहा, अगर वो मुझे तर्कसंगत ढंग से स्वीकार नहीं होता, अगर हम उसको निरीक्षण करने जाते और हमको दिखाई नहीं देता, तो ये श्रद्धा मेरी नहीं हो सकती थी उनके प्रति, मेरी तो नहीं हो सकती थी। तो मेरी श्रद्धा कहिए, आस्था कहिए, कुछ भी नाम दीजिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका आधार ये है, जो बात कही गई है वो हमको तर्कसंगत ढंग से स्वीकार होती है। और जितना मैं उसको अपनी सीमा में जांच परख करके देख सकता हूँ, उतना जांच पाता हूँ। जैसे उन्होंने कहा मानव सुख धर्मी है, हमको अपने में जांच के समझ में आता है कि हाँ भाई, सुख मेरी मूलभूत चाहना है, जिससे मेरा कभी अलग होना नहीं होता है। अगर हमको ये बात अपने में नहीं दिखाई देती तो नहीं मानते। उन्होंने कहा मानव मानव की परस्परता में स्नेहपूर्वक जीना ही मानवीय आचरण का स्वरूप है। हमको दिखाई देता है कि ये बात सही है कि स्नेह के भाव को मैं एक क्षण के लिए भी छोड़ता हूँ तो मेरे अपने दुख, मेरी अपनी पीड़ा का कारण बनता है। अंततोगत्वा कृतज्ञता देखेंगे तो मानव मात्र के प्रति फैलती है, क्योंकि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हर मानव का कहीं न कहीं हमको सहयोग मिलता ही है। श्रद्धेय नागराज जी अगर सत्य में अनुभूत हुए, हम तक बात आई, तो बीच में बहुत सारे लोगों का रोल है। श्रद्धेय नागराज जी के सत्य में अनुभूत होने में भी बहुत सारे लोगों का योगदान है। तो इस रूप में कृतज्ञता उनसे पीछे के लोगों के लिए भी मेरे में दिखाई देती है, और उनके और मेरे बीच के लोगों में भी दिखाई देती है। और आज भी मैं जी रहा हूँ तो परस्परता में जो मैं बात कर रहा था कि जुड़ाव को अगर देखते हैं ना, तो दिखता है कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हर मानव का कहीं ना कहीं सहयोग है। एक खाना भी जो मैं सुबह खाता हूँ, दोपहर खाता हूँ ना, उसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग है। और अंततोगत्वा अस्तित्व के समग्रता में जुड़े होने के आधार पर देखिएगा तो कहीं ना कहीं पूरे अस्तित्व का ही एक योगदान है। धरती अगर एक व्यवस्था के रूप में बनी हुई है तो उसमें पूरे सोलर सिस्टम और ब्रह्मांड का रोल है। उसकी वो अनुकूलता नहीं हो तो धरती ही व्यवस्था के रूप में नहीं रह सकती। हमारी आपकी बात तो छोड़िए, ये जो धरती पे चारों अवस्थाओं का प्रकटन और ये पूरा क्रम हो गया है, ये इसीलिए हुआ है कि पूरे सौर मंडल और ब्रह्मांड में उसको अनुकूलता मिली। ये अनुकूलता नहीं मिलेगी तो धरती पर प्रकटन ही नहीं होगा मानव का। समझदार जिम्मेदार होना तो बहुत दूर की बात है। थोड़ा फैल करके उसको पहचानने की जरूरत है। ये आराम से देखिएगा, परिभाषा लिखी हुई है। चिंतक कौन है, बुद्ध कौन है, स्वयंवेत्ता या सहजाचारी कौन है, आत्मवेत्ता कौन है, ब्रह्मवेत्ता कौन है। जो भी मैं नहीं बता रहा हूँ, समझिए सब स्लाइड में कहीं ना कहीं है। थोड़ा धैर्य से पलट के देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। सॉरी, ये बड़ी अच्छी बात है। ये राइटिंग उनकी है। बाबा जी जब बोलते नहीं, ये बाबा जी की नहीं है। बाबा जी जब बोलते थे तो कुछ लोग उसको लिखा करते थे, तो ये लिखा हुआ है किसी का। मैं नाम गेस तो कर सकता हूँ, लेकिन पक्का नहीं पता है, इसलिए मैं गेस नहीं करना चाहता। पर सब परिभाषा आपको मिल जाएगी। आप सोच रहे होंगे बुद्ध कौन है, चिंतक कौन है, सहजाचारी कौन है, आराम से देखिएगा। मानव व्यवहार दर्शन को देखेंगे ना,
तो उसका पहला अध्याय सहअस्तित्व है, दूसरा अध्याय कृतज्ञता है। पढ़े? कितने लोग मानव व्यवहार दर्शन नहीं पढ़े हैं? 7-8 लोग हैं लगभग। बढ़िया। तो एक जगह बाबा जी से पूछा किसी ने, अध्ययन का मूल स्रोत क्या है? ठीक है, मूल स्रोत क्या है? उन्होंने कहा अध्ययन का मूल स्रोत अस्तित्व है। ठीक है, अस्तित्व में अध्ययन के बाद ही कोई मानव जागृत मानव हो पाता है। तो अध्ययन का मूल स्रोत पूछने जाएंगे क्या है, तो अस्तित्व है। हमारे अगर समझने जीने का मूल आधार क्या है देखेंगे तो अस्तित्व है। हम अनुभूत किस वास्तविकता में होते हैं, तो अस्तित्व है। वहाँ तक पहुँचने में जो सहयोग है सर्वाधिक, वो उन्हीं का है जो लोग वहाँ पहुँचे, उस रूप में दिव्य मानव है या जागृत मानव है। तो वही लिखा है कि अध्ययन का मूल स्रोत देखेंगे तो अस्तित्व है, फिर सहअस्तित्व में जागृत मानव की बात है। जागृत मानव के प्रति कौन सा भाव होगा, तो कृतज्ञता कम से कम होगी। आगे बढ़ाएंगे तो गौरव, श्रद्धा, ये सब होगा। तो कृतज्ञता कहने की बात है, उसमें गौरव, श्रद्धा सब एक लेवल पर समाहित रहता है। ये प्रस्तुति को देखेंगे ना, अस्तित्व को केंद्र में रखने में और मानव को केंद्र में रखने में दोनों तरह से प्रस्तुति हो सकती है। जैसे मैं अपना गोल को, लक्ष्य को ऐसे भी कह सकता हूँ कि मैं अस्तित्व में अनुभूत होना चाहता हूँ, ऐसे भी कह सकता हूँ कि मैं ए नागराज जी जैसा बनना चाहता हूँ। दोनों भाषा सटीक है। पहली भाषा अस्तित्व को केंद्र में रखे है, दूसरी भाषा मानव को केंद्र में रखे। पहली भाषा अस्तित्व को केंद्र में रखे है, दूसरी भाषा मानव को केंद्र में रखे है। पहली भाषा का सौंदर्य ये है कि आप किसी भी व्यक्ति को केंद्र में नहीं रख करके अस्तित्व को केंद्र में रख रहे हैं। अस्तित्व को केंद्र में रखने का ब्यूटी ये है कि आधुनिक शिक्षा के ढंग को देखिएगा तो जब हम फिजिक्स पढ़ाते हैं ना, तो ये बात गैर महत्वपूर्ण होता है कि श्याम पढ़ा रहा है, कि आप पढ़ा रहे हैं, कि बंदन पढ़ा रहा है, कि दीदी पढ़ा रही। मुख्य बात ये होता है कि फिजिक्स का जो कंटेंट है वो पढ़ाया जा रहा है कि नहीं। और इस सिस्टम से जब आप चीज़ों को बनाते हैं, बिल्डअप करते हैं ना, फिर वो सिस्टम व्यक्ति डिपेंडेंट नहीं होकर के सिस्टम डिपेंडेंट होता है। फिर उसमें लोग बदलते रहते हैं लेकिन उसकी वस्तु और प्रक्रिया नहीं बदलती है। तो अध्ययन की वस्तु और प्रक्रिया यथावत बनी रहेगी अगर हम ठीक सेट कर पाए तो। ठीक है, पढ़ाने वाला चाहे श्याम हो, चाहे हर्ष हो, चाहे कोई और हो, चाहे लक्ष्य हो। जी कुछ कह रहे हैं? माइक दे दीजिए। बाबा जी का नाम ना ले वो तो ठीक है, पर वो मानव केंद्रित है, उसका मीनिंग फिर क्या होगा? बाबा जी का नाम ना लें ये मैंने बिल्कुल नहीं कहा है। ये अगर सुनाई पड़ा है तो मैं अपना वाक्य ठीक करूँगा। नहीं नहीं, ऐसे बात वो नहीं है। मेरा सेंस है कि मानव केंद्रित है, उसका मीनिंग फिर क्या होगा? वो जो शुरू में मानव केंद्रित कहा था अस्तित्व मूलक, उसका मानव केंद्रित का मतलब है ये जो पूरा मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद है, ये मानव को केंद्र में रख करके उसकी व्यवस्था में भागीदारी का स्वरूप क्या है इसका वर्णन देता है। तो फिर अभी जो आप बात कर रहे हो वो अलग है। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो इस बात पर कर रहा हूँ कि अध्ययन का मूल स्रोत क्या है। अच्छा हाँ, वहाँ तो मानव जाति है, वो जो कह रहे हो तो ठीक है। अगर वो पूछ रहे हैं तो मानव जाति है। वहाँ अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित मतलब कोई एक व्यक्ति केंद्रित नहीं है, मानव समाज, मानव जाति। जी जी, व्यक्ति विशेष नहीं है वो कोई एक मानव को केंद्र में रख के बात नहीं कर रहे हैं कि एक मानव की व्यवस्था में भागीदारी का, एक मानव विशेष की व्यवस्था में भागीदारी का स्वरूप क्या है वो नहीं कह रहे। मानव सामान्य की व्यवस्था में भागीदारी का स्वरूप क्या है इस पर बात कर रहे हैं। तभी परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र का स्वरूप क्या हो उस पर बात हो सकती है। ऐसे ही देखिएगा ना, जो अध्याय 2 दिखाई देगा उसमें ये दिखता है कि मैं कृतज्ञता पूर्वक उन सुपथ प्रदर्शकों की वंदना करता हूँ जिनसे यथार्थता के स्रोत आज भी जीवित हैं। कृतज्ञता की अध्याय 2 में दिखाई देगा। कृतज्ञता की ये जो शैली है ना, ये परंपरागत शैली से हट के है।
परंपरागत शैली में लिखा मिलेगा गुरुवे नमः, गुरुभ्यो नमः, ठीक, तस्मै श्री गुरुवे नमः, कि नहीं, या किसी देवी का किसी देवता का नाम लिख करके वंदना करके उसको शुरू करते हैं। बाबा जी की ब्यूटी यह है कि वो अस्तित्व में जागृत परंपराओं अस्तित्व में जो जागृत मानव हैं उनके प्रति कृतज्ञता को व्यक्त कर रहे हैं। तो जागृत मानव की परंपरा के प्रति कृतज्ञता है, न कि किसी व्यक्ति विशेष के प्रति। इसका ये मतलब नहीं होता है कि उस परंपरा की कृतज्ञता में व्यक्ति विशेष नहीं आएगा, वो तो आएगा ही। इतना ही होता है कि वो एक व्यक्ति नहीं आता है, वो परंपरा आती है, वो सभी लोग आते हैं, इतना ही फर्क है। तो वो नहीं आएगा ये बात बिल्कुल नहीं हो रही। उनके प्रति या किसी एक के प्रति कृतज्ञता नहीं होगी ये बात नहीं कह रहे। कृतज्ञता वहीं तक लिमिटेड नहीं होगी ये बात कह रहे। ये अध्याय 2 का मार्क किया हुआ है, अध्याय 1 और 2 का बात किया हुआ है कि अध्याय 1 को देखिएगा तो सहअस्तित्व है, अध्याय 2 को देखिएगा तो कृतज्ञता है। मैं इस वाक्य को देख के बार बार कहता हूँ कि मानव व्यवहार दर्शन का जो पहला ही लाइन है ना, अगर इसको कोई पूरा समझ ले तो आगे मानव व्यवहार दर्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको सत्ता पता होना चाहिए, संपृक्तता पता होना चाहिए, प्रकृति पता होना चाहिए, जड़ चैतन्य पता होना चाहिए, अनुभव पता होना चाहिए, स्मरण पता होना चाहिए, मानव पता होना चाहिए, व्यवहार पता होना चाहिए, दर्शन पता होना चाहिए, विश्लेषण पता होना चाहिए। ठीक, होता क्या है जब आप पहली बार इसको पढ़ते हैं ना, ये अभ्यास से जुड़ता है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, अध्ययन और अभ्यास से जुड़ता है। जब आप इसको पहली बार पढ़ रहे होते हैं ना, तो आपको व्यापक का कुछ एक मोटा मोटा अनुमान बनता है। पूछिएगा तो प्रबोधक बताएगा व्यापक क्या है, सत्ता का, या उसमें आप लिखा भी देखिएगा तो परिभाषा लिखी मिलेगी व्यापक का, है? प्रकृति के होने या ना होने के स्थलों में सदा सदा पाया जाने वाला वैभव, ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक, ऐसा एक एक की परिभाषा मिलेगी। लेकिन जब आप एक बार पूरे 18 अध्याय से गुजर लेते हैं, फिर लौट करके इसको पढ़ते हैं ना, तो अब आपको व्यापक का उतना ही अर्थ दिखता है या उससे अधिक दिखता है? संपृक्तता का उतना ही अर्थ दिखता है कि उससे अधिक दिखता है? उससे समझ में आता है कि एक ही शब्द के हुक में टंगे हुए होने के बावजूद अर्थ ज़्यादा विस्तृत हो सकता है, हो जाता है। अब आपको सहअस्तित्व शब्द सुन करके पूरे 18 अध्याय से गुजर के बाद जब आप अनुभव सुनते हैं, संपृक्तता सुनते हैं, जड़ चैतन्य सुनते हैं, प्रकृति सुनते हैं, उतना ही अनुमान नहीं बनता है, उससे बहुत अधिक अनुमान आपका बनता है। इसीलिए स्मृति में कुछ निश्चित शब्दों के होने के आधार पर भी पूरा अर्थ जुड़ जाता है, और एक बार अर्थ जुड़ गया फिर अर्थ सामने रहता है, शब्द साइड हो जाते हैं। शब्द होते हुए भी गौण है, अर्थ प्रधान है। अर्थ तक पहुंचने के लिए पहले शब्द प्रमुख है, अर्थ दिख नहीं रहा है तब तक शब्द प्रमुख है। एक बार अर्थ दिखना शुरू हो जाता है तो अर्थ प्रमुख है, शब्द गौण है। बहुत बार ये मुद्दा उठता रहता है कि लोग सत्य में पहले अनुभूत हुए कि नहीं हुए। मैं हिसाब नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि अपने से श्रेष्ठ लोगों का कोई आकलन नहीं होता। ठीक है, कोई आकलन नहीं होता, हमसे तो नहीं होता, दर्शन के हिसाब से भी संभव नहीं है। मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान में लिखा हुआ है, दिव्य मानव सभी का मूल्यांकन कर सकते हैं, देव मानव मानव और मानव का कर पाते हैं, मानव सिर्फ मानव का कर पाता है। ठीक है, सम्मान के डिस्क्रिप्शन में पढ़े होंगे ना, मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान में तो मिलेगा। तो नागराज जी ने चूँकि ऐसा कहा है कि अनेक लोग सत्य में पहले अनुभूत हुए हैं, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा एकदम सिंपल पोजीशन है।
तो उन्होंने लिखा है किसी एक जगह पर संवाद में, उन्होंने उनसे पूछा है कि लोग पहले सत्य में अनुभूत हुए कि नहीं। उसका उत्तर देते समय रेफरेंस प्लेस कर दिया है हमने 2 जगह का, मानव व्यवहार दर्शन का और अध्याय 16 का और संवाद का। उसको खोल के पढ़ लिया जाए, वहाँ विवरण मिल जाएगा कि क्या कहा है उन्होंने। 2 रेफरेंस प्लेस्ड है। अपनी स्थिति तो मैंने बता ही दिया आपको। श्रद्धेय ए नागराज जी के बारे में जो मेरी स्वीकृति है वो मैं बता ही दिया कि सत्य में अनुभूत दिव्य मानव के रूप में मेरी स्वीकृति है। उस स्वीकृति का आधार बता ही दिया आपको। ये जितनी बात यहाँ पर देखते हैं ना, उसको जांच परख करने की ज़रूरत है, न कि मानने की ज़रूरत है। हमारे पास जांच परख का टूल क्या है उसको देखेंगे तो ऑब्जर्वेशन एक टूल है, निरीक्षण एक टूल है, लॉजिक या रीजनिंग एक टूल है। फिर उसी तरह से जीने के फल परिणाम को देख करके कि परिणाम में क्या निकल रहा है, उभय सुख निकल रहा कि नहीं निकल रहा, उभय समृद्धि निकल रही कि नहीं निकल रही, म्यूचुअल हैप्पीनेस और म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी अगर फल परिणाम के रूप में आ रहा है तो सुख तो सही है, नहीं तो नहीं है। फंडामेंटल आधार तो ये है जांचने परखने का। इससे नीचे जाके देखेंगे ना तो एक आधार जो परंपरा में बहुत यूज हुआ है, यहाँ हम यूज नहीं करते, जिसको आगम प्रमाण या शास्त्र प्रमाण कहते हैं कि वांग्मय क्या कहता है। लेकिन अगर अपने अधिकार पर जांच परख की क्षमता नहीं बन रही हो तो हमारी आपकी भी बाध्यता यही देखने की है कि किताब क्या कहता है, पुस्तक क्या कहते हैं, ठीक, या बाबा जी ने क्या कहा है। तो इस आधार पर पहले जांचा परखा जाए। इस आधार पर नहीं जांच परख पा रहे हैं तो इसी आधार पर जांच लिया जाए कि वांग्मय क्या कहता है। और निश्चित रूप से ये जो पूरी प्रक्रिया है ये अध्ययन विधि की बात है, ना कि आस्था विधि की। आस्था विधि में इतना ही होता है कि गुरु या शास्त्र जो कह देता है वही सत्य है, उसको सत्य मान करके यात्रा को शुरू करते हैं। यहाँ पर यह है कि अस्तित्व सहज वास्तविकता के निरीक्षण से जो हमको ग्लिम्पसेज मिलता है और तर्क की जो संतुष्टि होती है, जीने के फल परिणाम में जो छोटे छोटे अनुमान हम देख पाते हैं, वो सब के आधार पर हमारी वास्तविकता के प्रति स्वीकृति बनी है, न कि किसी व्यक्ति में आस्था के आधार पर वास्तविकता की स्वीकृति बनी है। इसको बाबा जी अध्ययन विधि कह रहे हैं। तो बार बार वो कहते कि ये अध्ययन विधि है, आस्था विधि नहीं है, उपदेश नहीं है, प्रस्ताव है। माइक दे दीजिए। जो निरीक्षण पूर्वक हमको दिखा, और क्या उसको फिर दर्शन से वेरीफाई करना है कि हमको जो दिखा वो दर्शन में लिखा है उसको वेरीफाई करना चाहिए? उसका उत्तर तो यह है कि आपको प्रस्ताव की सूचना ही दर्शन से मिली है। निरीक्षण में भी आपको वही दिखता है। ये उल्टा नहीं है कि आपको निरीक्षण में दिख रहा है, बाद में जाके आप दर्शन में वेरीफाई कर रहे हैं। दर्शन से हमको वास्तविकता की सूचना मिली है, उसी आधार पर हम उस वस्तु का निरीक्षण करने जा रहे हैं। बढ़िया। ये पूरा अगर अभिव्यक्ति को देखिएगा ना तो एक जगह बाबा जी कहते हैं कि हर मानव का स्वविवेक से ज्ञान संपन्न होना संभव नहीं हुआ, इसलिए शिक्षा संस्कार की आवश्यकता है। ठीक है, ये शिक्षा संस्कार यानी प्रबोधन कौन कर सकता है? तंततो गत्वा सत्य में अनुभूति या दिव्य मानव द्वारा ही सम्यक प्रबोधन संभव है। ठीक है, संभव तो तभी है जी। इनके अभाव में क्या किया जाए? ठीक है, तो हमारे यहाँ कहते नहीं मामा से काना मामा अच्छा, आपके यहाँ भी कुछ कहते होंगे। तो मेरी दृष्टि में जब सत्यानुभूत मानव का अभाव हो तो अनुभव विहीन लोगों द्वारा अभिव्यक्ति एक बाध्यता है। मैं तो इसको बाध्यता मान के करता हूँ। और अगर सत्यानुभूत मानव उपलब्ध हो तो मैं तो सेवा करना चाहूँगा। मैं बहुत क्लियर हूँ उस बारे में। ठीक है, मैं तो इस अभिव्यक्ति को एक बाध्यता मान के कर रहा हूँ। ठीक है,
क्योंकि जहाँ नहीं पहुँचे हैं उसके बारे में भी बहुत बात करनी ही पड़ती है। लोग पूछ देते हैं अनुभव क्या है, बोध क्या है, अनुभव मूलक बोध क्या है। ठीक है, वही अधिकार नहीं होने के बावजूद जो हम करते हैं ना, उस अर्थ में मैं उसको बाध्यता कह रहा हूँ। अधिकार नहीं है। बाबा जी ने एक जगह कहा कि 4 स्तर पर सूचना दी जा सकती है। एक, हमको भी सूचना मिली है, आपको भी दे रहे हैं। ठीक है। दूसरा कहा कि हमको तर्कसंगत ढंग से स्वीकार होता है, आपको भी बता दे रहे हैं। तीसरा कहा कि हम समझ गए हैं, आपको समझा रहे हैं। चौथा कहा हम प्रमाण प्रस्तुत किए हुए हैं, अब आपको प्रमाणित करने के लिए बढ़ा रहे हैं। ये 4 लेवल से बात हो सकती है। बात तो चौथे लेवल से ही करना ठीक है। प्रमाण है, प्रमाण पूर्वक बात कर रहे हैं जी। उसमें इतना ही होता है क्रम से चारों होने में कि अगर चौथे वाले अवेलेबल हों तो बाकी तीनों को बहुत बकबक करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसको अगर देखेंगे। हाँ, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, बकबक करना किसी दूसरे का नहीं बोल रहा हूँ। हम क्या कर सकते हैं को देखेंगे तो जहाँ तक हम पहुँचे हैं वहाँ पहुँचने में सहयोग कर सकते हैं। पहुँचा सकते का मतलब है पहुँचने में सहयोग कर सकते हैं। ये उसकी सटीक भाषा है। उसको जितना ठीक करेंगे उतना समस्या नहीं होगा। आगे सूचना के आधार पर आप खुद गति कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रस्तुति एक आत्मीयतापूर्ण ही व्यक्ति है, आत्मीयतापूर्वक सुनने के लिए। इसमें हमारी ओर से आत्मीयता का हम वो करते हैं, मतलब हम उसको इंश्योर करके रखेंगे, उसका हमारी तरफ से सत्यापन है, आपकी ओर से अपेक्षा है। एग्जैक्टली। ये जो प्रस्तुति एक जगह पर नागराज जी कहते हैं एक लेख में है कि 4 विधि से हमने पूरी मध्यस्थ दर्शन की बात को रखा है। चेतना विकास मूल्य शिक्षा, अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन, मध्यस्थ दर्शन से अस्तित्ववाद, विकल्प विधि, सबका रेफरेंस लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको ढूंढने के लिए। तो हम जिस वो को ले रहे हैं विस्तार को, वो अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन है, जो मैंने शुरू में ही लिख दिया। तो हम अस्तित्व को आधार रख करके, मानव को केंद्र में रख करके चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहे हैं। इन विधियों में क्या भिन्नता है उस पर हम नहीं बात करेंगे, पर मूल बात क्या है अगर उसको परंपरागत विधि से देखिएगा तो एक जगह बाबा जी कहते हैं कि हमने ज्ञान और कर्म का विस्तार किया है, उपासना विधि को विस्तार नहीं किया है, उसका परित्याग कर दिया है। अपनी साधना में उन्होंने मुख्य रूप से उपासना विधि का प्रयोग किया है, पर अपनी अभिव्यक्तियों में प्रधानता से ज्ञान और कर्म का विस्तार किया है। उपासना का सिर्फ जो थोड़ा ग्लिम्प्स मिलता है वो कर्म दर्शन के अध्याय 2 में मिलता है। अगर उसको पढ़ेंगे ना तो अलग अलग प्रकार के तदाकारता की, संयम का उसमें विवरण मिलता है, जिक्र मिलता है, पर विस्तार नहीं है। तो ये उपासना का परित्याग कर दिया तो उसका जो फल है वो कहाँ से आएगा? वो अध्ययन और अभ्यास से आएगा। अध्ययन पूर्वक अभ्यास करने से वो फल प्राप्त हो जाता है जो वहाँ उपासना से मिलता है। कोई भी प्रश्न का जब हम उत्तर देने जाते हैं ना तो ये 3 स्तर पर खड़े होकर हम उत्तर दे सकते हैं। हमको सीधा दिखाई देता है, इस रूप में प्रत्यक्ष क्रिया है। जैसे आप पूछें इस कमरे में कितने लोग हैं, मैं सबका क्रूर उदाहरण दे रहा हूँ कि आपको अनुमान बने। मैं गिन के बता सकता हूँ कि 60 लोग हैं। ठीक है, ये प्रत्यक्ष। अनुमान क्या है? अनुमान यह है कि हम कमरे में नहीं झांक पा रहे, बाहर चप्पल गिन के बता सकते हैं, चप्पल जूते गिन के, कि अंदर कितने लोग हैं कि नहीं, वो अनुमान है। आगम क्या है? आगम ये है कि लक्ष्य ने बताया है कि इस कमरे में 60 लोग हैं और लक्ष्य झूठ नहीं बोलता है, इसलिए मैं मानता हूँ कि 60 लोग हैं। ये आगम है। शास्त्र शब्द, दूसरे व्यक्ति या शास्त्र। डिटेल में नहीं जाता हूँ कि आगम शब्द कैसे बनता है। शब्द या दूसरे शब्द प्रमाण भी इसको कहते हैं। तो दूसरे व्यक्ति या शास्त्र। समीक्षा के अर्थ में तो हमने बता ही दिया, इस स्लाइड का तो सारा बात हमको हो गया है।
हाँ, ये बात जो कही थी उसको मैं फिर से ध्यान दिला देता हूँ कि अन्य दर्शनों का या पूर्व पुरुषों द्वारा कही गई बातों का जहाँ भी मेरे द्वारा उल्लेख है वह मध्यस्थ दर्शन की बातों को सटीकता से समझने के अर्थ में, उनके नामों का उल्लेख रेफरेंस देने की दृष्टि से। तो एनवीसी का रेफरेंस दे करके बात कर रहा हूँ, बिना एनवीसी कहे भी मैं ऑब्जर्वेशन, ठीक, नीड, फीलिंग, ऑब्जर्वेशन, फीलिंग, नीड, रिक्वेस्ट इसकी बात कर सकता था, लेकिन वो मुझे बेईमानी लगती है। ठीक है, बात तो मैं कर ही सकता हूँ। ठीक, मैं जिन कहानियों को सुना रहा हूँ मैं नाम बदल के सुना ही सकता हूँ, लेकिन ये मुझे बेईमानी लगती है। जहाँ से पढ़ा है उसका बता देता हूँ, हटा के भी सुना सकते हैं, ठीक है, पर मुझे अपनी जगह से वो ईमानदारी नहीं लगती, इसलिए मैं बता देता हूँ। अंततोगत्वा हमारी जागृति हमारी जिम्मेदारी है, अतः दूसरे से किसी शिकायत की ज़रूरत नहीं है। व्यक्ति, शिविर, संस्थान, किसी की भी परस्पर तुलना से बचने की ज़रूरत है। हर किसी का अपना सौंदर्य है, अपना जागृति का एक स्तर है और एक विशेष स्थिति परिस्थिति है जिसके तहत हम सब लोग चलने की एक कोशिश कर रहे हैं। उसमें कुछ सहयोग कर सकते हैं एक दूसरे का, तो सहयोग करने की ज़रूरत है। उसको क्रिटिसाइज़ करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि एक आदमी कितनी परिस्थितियों में संतुलन बना के कुछ चलने की कोशिश कर रहा है ये हमको बाहर से नहीं पता चलता है। ठीक है, 20 परिस्थितियां हैं जो उसको 20 तरफ खींच रही हैं, वो सब में बेचारा संतुलन बना के 2 कदम चलने की कोशिश कर रहा है। फिर हम उसको समीक्षा करते हैं कि तुम चल क्या रहे हो, कर क्या रहे हो, इससे होना क्या है। कुछ सपोर्ट दे सकते हैं तो सपोर्ट देना जी। उसकी 20 परिस्थितियों में जो समस्याओं से जूझ रहा है, एक में समाधान का बात नहीं करेंगे, उसके लिए कोई सपोर्टिंग हैंड नहीं देंगे और हम बताएंगे कि तुम ठीक नहीं कर रहे हो। इसका कोई मतलब होगा क्या? आप अगर हमको कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो हम जिन परिस्थितियों में उलझे हुए हैं उससे निकालने में कुछ मदद करेंगे, तब तो सहयोग है जी आपका। या हमको आप ये बताएंगे कि तुम गड्ढे में गिरे हुए हो, यही सहयोग है? किसी का अच्छा या बुरा लगना जो होता है ना, हमारी अपनी प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो आपको कोई प्रबोधक अच्छा लगता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो प्रबोधक अच्छा ही है और सबसे अच्छा है। उसका इतना ही मतलब देखने की ज़रूरत है कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है समझने की, उसके साथ वो मैच करके उसको पकड़ के आगे बढ़ लेने की ज़रूरत है, न कि उलझने की ज़रूरत है कि ये ठीक है कि ये ठीक है। गलत प्रश्न में उलझेंगे, बहुत लंबा समय खराब होगा। सही मुद्दा क्या है? सही मुद्दा यह है कि हमको ये बात समझ में आई, वहाँ से आगे बढ़ लें। वही बात लिखा है, अपने लिए जहाँ जैसा अनुकूल लगे अपने अध्ययन अभ्यास को पुष्ट करें, बिना किसी दूसरे की आलोचना किए या कमी बताई। आगे बढ़ने का डिज़ाइन तो यही है। बढ़िया, हम ब्रेक कर लेते हैं।